हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल देवकांता संतति का भाग 8। देवकांता संतति 8वां भाग, पहला बयान। ये तो बड़े ही तरद्दुत की बात है, दलीप सिंह एकदम बोले। अपनी बहन कंचन और दासी कमला की हत्या खुद तुमने की, मगर कोई तुम्हें खत लिखकर भेजता है कि वह कंचन का हत्यारा है और तुम्हारी भी हत्या करेगा। ऐसा भला कौन मूर्ख पैदा हो गया जो खुद को ज़बरदस्ती ही कंचन का हत्यारा बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ख ज़बरदस्ती खुद को मरवाना चाहता है। ये खत जिसने भी लिखा है उसने मूर्खता तो की है महाराज, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि आप समझ रहे हैं। उनके सामने बैठे मेघराज ने कहा। अपनी तरफ से उसने काफ़ी अक्लमंदी से काम लिया है, मगर फिर भी मूर्खता कर ही गया। क्या मतलब? दलीप सिंह कुछ उलझ सा गया। हम अभी तक नहीं समझ सके कि तुम कहना क्या चाहते हो। प्रिय पाठकों, आपको अगर याद ना होगा तो आप भी इस उलझन में पड़ गए होंगे कि ये हम कहाँ का हाल लिखने लगे। पाठकों को हम याद दिला दें कि ये हाल 7वें भाग में पहले बयान से आगे का है। उस बयान में उस वक्त का हाल लिखा गया था जब अल्फांसे ने नकली मेघराज बनकर दलीप सिंह को धोखा दिया और सुरेंद्र सिंह के हाथ काट डाले। बाद में असली मेघराज यहाँ पहुँचा और इनके सम्मुख ये भेद खुला कि पहले आने वाला अल्फांसे था। राजवैद्य को सुरेंद्र सिंह के इलाज में लगाकर ये एक कमरे में आए और बातचीत करने लगे। पहले मेघराज ने दलीप सिंह को रास्ते में होने वाला वह हाल बताया जो चमनगढ़ से दलीप सिंह तक के रास्ते में उसके साथ घटा था। पाठक तो ये भी जानते हैं कि ये खत महाकाल ने लिखा था और किस मकसद से लिखा था। ये बात मेघराज ने उस बयान के आखिर में दलीप सिंह को पढ़ाया था। खत की समाप्ति पर ही वह बयान खत्म था। अब यूं समझना चाहिए कि इस बयान का पहला वाक्य दलीप सिंह ने वह खत पढ़ने के तुरंत बाद कहा था। दलीप सिंह के सवाल पर मेघराज ने यूं कहना शुरू किया। अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचें तो दुश्मन की चाल से खूब वाकिफ़ हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, यहाँ मेरे भेस में शेर सिंह अल्फांसे आपको धोखे में डालकर सुरेंद्र दादा के हाथ काट कर ले जाता है। उधर जंगल में मुझे दूसरे ही चक्कर में उलझाने की कोशिश की गई। अब मैं शेर सिंह की चाल बखूबी समझ गया हूँ। शेर सिंह यहाँ मेरे भेस में आया था। उसे इस बात का डर होगा कि कहीं उसका यहाँ का काम खत्म होने से पहले मैं यहाँ ना पहुँच जाऊँ। अतः उसने अपने किसी अय्यार को यह काम सौंपा होगा कि मुझे जंगल में कुछ ऐसे चक्कर में उलझाया जाए कि मैं वक्त पर यहाँ ना पहुँच सकूँ। शेर सिंह के अय्यार ने जंगल में पहुँचकर मुझसे यही कोशिश की थी और फिर सामने भी नहीं आया। मुझे वह देरी कराता रहा। लेकिन उसे ऐसा खत लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? दलीप सिंह ने पूछा। अपनी तरफ से तो उसने अकलमंदी ही की थी, मेघराज बोला। ये तो सभी जानते हैं कि 3 बरस पहले किसी ने मेरी बहन कंचन की हत्या कर दी थी। हकीकत क्या है ये मैं, आप या राम रतन और चंद्रप्रभा भी जानते हैं। खैर, वह हाल मैं आपसे थोड़ी देर में कहूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये बात तो सभी जानते हैं कि 3 बरस पहले मेरी बहन की किसी ने हत्या कर दी है। जिस आदमी को शेर सिंह ने मुझे जंगल में उलझाने के लिए भेजा था, उसने मुझे उलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही सोचा कि ऐसा खत लिखकर वो मुझे उलझा ले। इन 3 सालों में बराबर मैं यह नाटक तो करता ही रहा हूँ कि अगर मुझे कंचन का हत्यारा मिल जाए तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। सो शेर सिंह के सैयार ने यही सोचकर ऐसा खत लिखा, जिससे मैं ये समझूं कि मेरे आसपास ही कंचन का हत्यारा है और मैं उलझ जाऊं। ओ हाँ, दलीप सिंह ने कहा। लेकिन अगर लिखने वाले ने यह खत इस मकसद से लिखा है तो उसने मूर्खता क्या की है? वही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेघराज बोला। वह सब आप अभी समझेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनिए। मेघराज ने बताना शुरू किया। ये तो आप जानते ही हैं कि राम रतन और चंद्रप्रभा मेरी कैद में थे। कैद में थे? दलीप सिंह चौंके। थे से तुम्हारा क्या मतलब है? जी हाँ, थे ही, क्योंकि अब नहीं रहे हैं, मेघराज बोला। अब ज़रा मेरी बात आप गौर से सुनते जाइए। कदाचित आप भी जानते होंगे कि पिशाचनाथ एक टमाटर के भेद से बहुत डरता था। पिछले कुछ दिनों से मैंने उससे दोस्ती करी। उससे दोस्ती करने के पीछे मेरा अपना मतलब था। टमाटर वाले भेद के अलावा पिशाचनाथ का एक ऐसा भेद मुझे मालूम है जिससे सुनकर आप भी चौंक पड़ेंगे। लेकिन वह भेद इस वक्त मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। वक्त आने पर सारी बात खोलूँगा। यहाँ केवल इतना ही समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही गहरा भेद मैं भी जानता हूँ, मगर उसे अभी तक ये नहीं मालूम है कि वह भेद मैं जानता हूँ। ये बात तो सभी जानते हैं कि वह एक बड़ा अच्छा और दबंग अय्यार है। उसमें बुराई है तो केवल एक ही, और वो ये कि उसका ये पता नहीं लगता कि कब किसके साथ दगा कर जाए। इन सब बातों का अच्छी तरह से सोच विचार कर मैंने उससे दोस्ती की। अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर मैंने उसे इस बात के लिए राज़ी कर लिया
कि मैं उसके साथ टमाटर वाले को ख़त्म करने में मदद करूँगा और वह कलमदान को हासिल करने में मेरी मदद करे। उसकी मदद वदद तो मुझे क्या करनी थी, हाँ, उससे अपना काम ज़रूर निकलवाना था। सो वह चारा डालकर मैंने उसे इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि पहले कलमदान को हासिल करने की कोशिश की जाए। क्या तुमने उसे कलमदान का भेद बता दिया? उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेघराज ने कहा। मैंने उससे टमाटर वाला भेद नहीं पूछा और कलमदान नहीं बताया। उसने ये भी ना कहा कि पहले टमाटर वाले का पता लगाए, कलमदान को बाद में देखेंगे। जी नहीं, मेघराज ने कहा। हालांकि मुझे मालूम है कि पिशाचनाथ इतना चालाक है कि वह कलमदान से पहले टमाटर वाले की बात करेगा, मगर मैंने पहले ही उसके दिमाग में ये सारी बात डाल दी कि कलमदान का भेद पहले पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जिनके पास वह कलमदान है वो मेरी कैद में। मैंने उसे ये भी बता दिया कि बहुत पूछने के बाद भी राम रतन और चंद्रप्रभा कलमदान के बारे में कुछ नहीं बताते। बस कोई ऐसी तरकीब निकालनी है कि वे पता बता दें। इतने काम के बाद ही कलमदान का पता लग ही जाएगा। इसके बाद टमाटर वाले की ही खोज करनी है। कलमदान का पता लगाना आसान है, बस ये सोचकर यही काम चुना गया। और अब मैं आपको बताऊं कि मैं पिशाचनाथ की तरफ से किस तरह सावधान था। मैं ये सोचकर चला था कि अगर पिशाचनाथ ने मेरे साथ किसी तरह की गड़बड़ी भी की तो मैं उसे उसके भेद को खोलने की धमकी देकर सीधा कर लूँगा, जो मैं जानता हूँ। और अगर उसने धोखा नहीं दिया तो फिर कोई बात ही नहीं। तो बोलिए, ये कुछ गलत तो नहीं सोचा? नहीं, कोई गलत नहीं। मेरे इस जाल में पिशाचनाथ फंस गया, मेघराज ने आगे कहा। वो पहले कलमदान वाला काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे तरकीब बताई कि वह चंद्रप्रभा का पिता और राम रतन का दामाद यानी बख्तावर सिंह का भेष बनाकर मिलेगा। मेरा काम यह था कि मैं उसे तिलिस्म में उस जगह ले जाऊंगा जहाँ वे कैद हैं। बख्तावर सिंह के भेष में पिशाचनाथ उन दोनों को मेरी मदद से कैद से निकाल कर ले जाएगा। नाटक ऐसा किया जाएगा कि चंद्रप्रभा और रामरतन ये ना जान पाएं कि वह बख्तावर सिंह नहीं बल्कि पिशाचनाथ है, और उन्हें ये भी पता न लगेगी कि ये सारी साजिश मेरी है। फैसला ये हुआ था कि वहाँ से निकलकर पिशाचनाथ उन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाएगा, जहाँ आकर वह उनसे कहेगा कि आजकल यही उनका अड्डा है। पिशाचनाथ को उन्हें लेकर कहाँ जाना है वह जगह भी निश्चित हो गई थी। बस वहाँ जाकर वह राम रतन और चंद्रप्रभा से कलमदान का पता पूछ लेगा। वे बख्तावर समझकर उसे बता ही देंगे। वाह, कुछ सोचकर दलीप सिंह बोले। साजिश तो अच्छी थी। जी हाँ, अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वो क्या? अब आप उधर का किस्सा छोड़कर ज़रा दूसरी तरफ का किस्सा सुनिए, तभी आपकी समझ में कुल बात आसानी से आ सकेगी। वह बोला। बख्तावर सिंह का ये ख्याल था कि आपके अय्यार बलवंत सिंह के पास मुकरंद है, जिसका आपको भी नहीं पता है। बलवंत सिंह से मुकरंद हासिल करने के लिए बख्तावर सिंह ने चाल चली, और उसके मुताबिक आपके असल अय्यार बलवंत सिंह को बख्तावर सिंह के लड़के गुलबदन ने कैद करके सोनिया के खंडहरों में उस पुतली वाली कोठरी में रखा, और फिर खुद बलवंत बनकर आपके महल में कई दिन तक रहा। हाँ, ये हाल तो सब हमें मालूम है। इसी सबब से एक रोज़ दरबार के अंदर बड़ा हंगामा हुआ था, दलीप सिंह ने कहा। आप बीच में ना बोलिए और मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनते जाइए, मेघराज ने कहा। मेरे अय्यार विक्रम सिंह को बख्तावर सिंह की साजिश का पता लग गया। उधर उमादत्त के अय्यार रूपलाल ने बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होते ही विक्रम सिंह बख्तावर बन बैठा। उसकी योजना ये थी कि अगर बख्तावर सिंह का लड़का किसी तरह से मुकरंद हासिल कर लेगा तो वह उसी को बख्तावर समझ कर दे देगा। और अब ज़रा गौर से सुनिए कि बीच में क्या गड़बड़ हुई। उधर गुरबचन सिंह का भी यही ख्याल था कि बलवंत सिंह के पास मुकरंद है। गौरव सिंह और वंदना को तो उन्होंने देव सिंह को लेने राजनगर भेज दिया, लेकिन इस सबब से कि यहाँ किसी को गौरव और वंदना की गैर मौजूदगी ना खटके, केवल सिंह और शीला को गौरव और वंदना बनाया। यहाँ गुरबचन सिंह ने और गहरी चाल चली थी। वो ये कि केवल सिंह के साथ साथ उन्होंने गणेश दत्त को भी गौरव बनाया। गणेश दत्त का काम ये था कि अगर कहीं केवल सिंह पकड़ा जाए और ये भेद खुले कि वो गौरव नहीं है, तो गणेश दत्त खुद को जाहिर करके ये दर्शाए कि असली गौरव वो है। यानी किसी तरह भी किसी को ये शक ना होने पाए कि गौरव इस टापू पर नहीं है। गौरव बने केवल सिंह को गुरबचन सिंह ने यह काम सौंपा कि वह बलवंत से मुकरंद हासिल करे, और गणेश दत्त को गुप्त ढंग से केवल सिंह पर नजर रखने को कहा। गौरव बना केवल सिंह यहाँ महल में मुकरंद हासिल करने आया, मगर बलवंत सिंह ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तो जा अब तो जानते हैं, लेकिन उस वक्त आप नहीं जानते थे कि गिरफ्तार करने वाला बलवंत सिंह असल में बख्तावर सिंह का लड़का गुलबदन सिंह था, और गिरफ्तार होने वाला गौरव केवल सिंह था। आपके हुक्म के मुताबिक गुलबदन ने गौरव बने केवल सिंह को गौरव समझकर ही महल की कैद में डाला, और खुद सोनिया के खंडहरों में कैदी बलवंत सिंह से मिलने गया। बलवंत सिंह से बात करके जब वह बाहर आया तो बेगम बेनज़ूर के अय्यार माधव सिंह ने एक नकाब पोश के रूप में उसे गिरफ्तार करके गठरी में बांधा और चल दिया।
उधर इत्तेफाक से उसी वक्त बख्तावर सिंह बना हुआ हमारा विक्रम सिंह निकल आया। उसे ये मालूम हो गया कि ये नकाबपोश बख्तावर सिंह के लड़के गुलबदन सिंह को लिए जाता है। विक्रम सिंह ने सोचा कि मुमकिन है गुलबदन सिंह ने मुकरंद के बारे में कुछ पता लगा लिया हो और इसी सबब से ये नकाबपोश उसे ले जा रहा हो। लेकिन उसने बख्तावर सिंह की आवाज़ में नकाबपोश को ललकार दिया। नकाबपोश, जो कि माधो सिंह था, बख्तावर सिंह का नाम सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि उमादत ने आजकल उसे देश निकाला दे रखा है। उसी वक्त इस झमेले में गौरव सिंह बना गणेश दत्त भी गौरव के नाम से कूद पड़ा। यहाँ गणेश दत्त और विक्रम सिंह में ये फैसला हो गया कि विक्रम सिंह गठरी में बंधे बलवंत यानी गुलबदन को ले जाए और गौरव उस नकाबपोश यानी माधो सिंह को। विक्रम सिंह को तो गुलबदन की ही ज़रूरत थी, फिर भला वह बेकारी गौरव यानी गणेश दत्त से क्यों उलझता। सुबह गुलबदन को ले आया। ठहरो, दलीप सिंह ने टोका, वहाँ गणेश दत्त कैसे पहुँच गया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गणेश दत्त केवल सिंह पर नज़र रख रहा था। केवल सिंह को गिरफ्तार होता देखकर वह बलवंत सिंह बने गुलबदन के पीछे लग गया था, इसलिए कि वह वहाँ मौजूद था और विक्रम सिंह के कूदते ही वह भी सामने आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ, आगे क्या हुआ? दलीप सिंह ने पूछा। विक्रम सिंह गुलबदन को लेकर कहाँ गया और उसके साथ आगे क्या हुआ, यह हाल मैं बाद में बयान करूँगा। पहले ज़रा गौरव बने गणेश दत्त का हाल जान लीजिए। अब आप ये भी सवाल करेंगे कि गणेश दत्त इस सवाल पर विक्रम सिंह से क्यों नहीं अड़ा कि वह गुलबदन को लेगा, माधो सिंह को नहीं। इसका जवाब यह है कि वह गुलबदन सिंह को बख्तावर सिंह का लड़का होने के नाते अपना दुश्मन नहीं समझता था। क्या गणेश दत्त उस वक्त पहचान गया था कि बलवंत सिंह गुलबदन है और वह नकाबपोश माधव सिंह? जी हाँ। लेकिन कैसे? माधव सिंह ने तो गणेश दत्त के साथ एक ही गुरु से अय्यारी सीखी है। वह माधव सिंह की आवाज़ अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए नकाब के बावजूद भी माधव सिंह की आवाज़ सही वो उसे पहचान गया। और बलवंत बने गुलबदन को वह इसलिए पहचान गया क्योंकि उसके सामने ही माधव सिंह ने राम रतन और चंद्रप्रभा के नाम से डरा दिया था। खैर, गणेश दत्त माधव सिंह को लेकर चल दिया। जब वह रमणी घाटी के पास पहुंचा तो उसे गुरबचन सिंह मिले। यहाँ अगर मैं ये बता दूं कि असल में वह गुरबचन सिंह नहीं बल्कि बेगम बेनज़ीर की अय्यार माया थी, तो किस्सा बिल्कुल साफ ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। गुरबचन सिंह बनी माया ने गणेश दत्त को धोखा देकर उससे सारा हाल पूछ लिया और फिर गुरबचन सिंह की हैसियत से गणेश दत्त को यह हुक्म दिया कि वह आपके यानी दलीप सिंह के महल से गौरव बने केवल सिंह को निकाल कर लाए। गणेश दत्त वहाँ से उल्टे पांव आपके महल की तरफ रवाना हो गया। उसके जाते ही माया ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतारी तथा माधव सिंह को होश में लाकर उसने उसके कान में कुछ कहा। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि माया देवी ने उसके कान में क्या कहा था? दलीप सिंह ने सवाल किया। जी नहीं, मेघराज बोला। इस बात की खबर मुझे अभी तक नहीं लगी है और फिलहाल इस बात की जानकारी हासिल करने की ज़रूरत भी कुछ नहीं है। जो बात समझाने के लिए मुझे आपको ये सारा किस्सा सुनाना पड़ रहा है, उसमें इस बात की जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, आप आगे ध्यान देकर सुने। माया ने माधव सिंह के कान में जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद माधव सिंह चुपचाप एक तरफ को रवाना हो गया। यहाँ आपको ये बता देना भी बहुत ज़रूरी है कि माया देवी के इन सब हरकतों को एक और आदमी भी पहाड़ी के पीछे छुपा काफ़ी देर से देख रहा था। यह आदमी और कोई नहीं, गुरबचन सिंह का शागिर्द और गौरव सिंह का अय्यार महाकाल था। उसने माया की सारी हरकतें देखी थी। अब माया सोनिया के खंडहरों में इस लालच से गई कि यहाँ कैद में पड़े असली बलवंत सिंह को अपने कब्जे में कर ले, मगर इस काम की बाजी उससे पहले महाकाल मार गया। वो उससे पहले ही सोनिया के खंडहरों में पहुंचा और बलवंत को बेहोश करके अपने साथियों को सौंपा। जहाँ बलवंत कैद था, उस कोठरी में महाकाल ने माया के लिए एक चिट्ठी छोड़ी, जिसमें नीचे उसने अपना नाम न लिखकर काला चोर लिखा था। काला चोर? दलीप सिंह चौंका। चौंकिए मत, आराम से सुनते रहिए। मैं जानता हूँ कि यह नाम आपने अपने दरबार में भी सुना है। मेघराज बोलते ही चला गया। फिक्र न कीजिए, ये हाल आगे बढ़कर वही आने वाला है। काले चोर के नाम से खत लिखकर वहाँ छोड़ा। बलवंत को गिरफ्तार करके अपने आदमियों को सौंप कर उसे किसी निश्चित स्थान पर पहुंचाने का हुक्म देकर सोनिया के खंडहरों में छुपकर ही माया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद माया आई, उस कमरे में गई जहां बलवंत कैद था, लेकिन काले चोर का खत पढ़ने के बाद अपने बटुए में रखकर बाहर निकली। यहाँ से वह बनारसी दास नामक व्यापारी का भेष बनाकर आपके दरबार में पहुंची। वहाँ पहले ही गणेश दास बलवंत सिंह बना बैठा था। उसे ही फंसाने के लिए बनारसी दास के नाम से माया ने तकलिये में आपसे बातचीत की। आप उसकी बातों में आ गए और बलवंत बने गणेश दत्त को गिरफ्तार करने लगे। उसी वक्त अपने चेहरे पर नज़ारा सिंह का मेकअप कर और उस पर नकाब डालकर दरबार में महाकाल पहुंचा। उसने खुद को वहां काला चोर कहा। यहाँ पर उसने वह लफ्ज़ माया को डराने के लिए कहा था। अभी महाकाल और गणेश दत्त भी माया को फंसाने और केवल सिंह को आपकी कैद से निकालने की चाल नाकामयाब होने ही वाली थी कि वहाँ असली बलवंत सिंह पहुँच गया, जो महाकाल के आदमियों की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर भाग आया था। जब नज़ारा सिंह बने महाकाल ने अपना काम बिगड़ता देखा तो बम का इस्तेमाल किया
और इस बम के धुएं का लाभ उठाकर आपके दरबार से न केवल महाकाल और गणेश दत्त निकल गए, बल्कि माया भी फरार होने में कामयाब हो गई। बस ये हाल मुझे यहीं तक पता है। इसके बाद माया, महाकाल और गणेश दत्त ने क्या किया, वे कहाँ गए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। और उधर गुलबदन सिंह और विक्रम सिंह का क्या हाल रहा? दलीप सिंह ने पूछा। सारी बातें साफ तौर से समझाने के लिए आपको ये समझा देना बहुत ज़रूरी होगा कि इसी बीच बख्तावर सिंह उमादत के कैद खाने में से सुरंग बनाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इतना ही नहीं, चमनगढ़ से भागते वक्त उसने विक्रम सिंह की पत्नी रानी और कुंती का भी अपहरण कर लिया। इधर बख्तावर सिंह बना विक्रम सिंह गुलबदन को लेकर बख्तावर के अड्डे पर पहुंच गया। वहां विक्रम सिंह अभी उसे होश में लाकर उससे पूछताछ कर ही रहा था कि वहां बख्तावर सिंह पहुंच गया। हालांकि गुलबदन विक्रम सिंह की अय्यारी से पूरी तरह धोखा खा गया था, मगर बख्तावर सिंह ने वहां वक्त पर पहुंचकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बख्तावर सिंह ने चंदा और कुंती से एक खत लिखवा लिया था, जिसे बख्तावर ने विक्रम को दिखाकर दबा लिया। जब विक्रम सिंह के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह बख्तावर सिंह की धौंस में आ गया हो। उसने वहां बचाव के लिए हर ऐसी बात की जैसे वह उमदत का वफादार अय्यार है। मेरी बुराई करके यह जाहिर किया कि वह मुझसे नफरत करता है। उसने मेरी और पिशाच के बीच होने वाली दोस्ती की भी पूरी बात उसे समझा दी। उसने बता दिया कि मेरे और पिशाचनाथ के बीच चंद्रप्रभा और राम रतन के बारे में क्या तय हुआ। लेकिन उसे ये सब बातें पता कैसे थीं? दलीप सिंह ने सवाल किया। मैंने खुद ही उसे बताई थी, मेघराज ने कहा। आप तो जानते ही हैं कि विक्रम सिंह मेरा बड़ा ही विश्वासी अय्यार है। वहाँ से 3 साल पहले उस दिन भी हमारे साथ था जब बंसीलाल का चक्कर हुआ था, और आज भी साथ है। मगर आज तक इस भेद को कोई नहीं जानता कि वह उमादत का नहीं, मेरा वफादार है। मैंने खुद ही अपने और पिशाचनाथ के बीच होने वाले सौदे के बारे में उसे बता दिया था, और वो सारी बातें उसने बख्तावर सिंह से कह दी। दलीप सिंह बोला। फिर वो तुम्हारा काहे का वफादार है? जी हाँ, उसने सारा सौदा तो बख्तावर सिंह को सच बता ही दिया था, मेघराज ने कहा। मगर बख्तावर सिंह को धोखा देने के लिए ये बड़ी ही खूबसूरत चाल थी। सारी बातें बताने के बावजूद भी उसने ये नहीं बताया था कि वह योजना क्या है जिसके जरिए पिशाच राम रतन और चंद्रप्रभा से भेद पूछेगा। बड़ी चतुराई से वह बात यह कहकर गोल कर गया कि वह योजना पिशाच ने मेघराज के कान में कही थी। इसी सबब से वह, यानी विक्रम, ना सुन सका। देखा जाए तो इस बात को छुपाकर ही उसने अपनी वफादारी का शानदार सबूत दिया। उसकी चाल ये थी कि एक बार बख्तावर सिंह को वह यकीन दिला दे कि वह दारोगा के खिलाफ और उमादत के हक का है। वो ये सोच रहा था कि एक बार बख्तावर सिंह उसके साथ चले तो चमनगढ़ में पहुंचते ही वह बख्तावर को भुगत लेगा। मैं, यानी विक्रम, भी तुम्हारे, यानी बख्तावर के साथ मिलकर उमादत के हक में और दारोगा के खिलाफ काम करूंगा। बख्तावर सिंह उसके झांसे में आ भी गया था, लेकिन क्या? इस लेकिन का जवाब मैं आपको ज़रा समझा कर देना चाहता हूँ, मेघराज ने कहा। जिस वक्त विक्रम सिंह और बख्तावर में अपने मकान पर यह बातें हो रही थीं, यानी विक्रम सिंह उसे अपने सुनहरे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उस समय पिशाचनाथ मेरे साथ मेरे कमरे में बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। हमें कुछ भी खबर नहीं थी कि विक्रम सिंह के साथ क्या कुछ हो रहा है। उसी वक्त पिशाचनाथ के एक अय्यार शागिर्द ने वहां पहुंचकर हमारे सामने सारा हाल बयान किया। पिशाचनाथ खुद नहीं जानता था कि विक्रम सिंह मदद का नहीं, मेरा पक्षधर है। सारी बातें सुनने के बाद पिशाचनाथ ने कुछ देर सोचा, और फिर अपने उस शागिर्द, जिसे वह नंबर 10 कहकर पुकारता था, को हुक्म दिया कि तुम जल्दी से पिशाचनाथ बन जाओ। मुझसे कहा कि तुम विक्रम सिंह के नाम एक खत लिखो। उसकी इस बात पर मैं बिना चौंके न रह सका। बोला, तुम करना क्या चाहते हो? जब तुम अभी तक नहीं समझे मेघराज, तो क्या समझोगे? पिशाचनाथ ने कहा। सारा हाल तो तुमने सुन लिया है। तुम्हें जान जाना चाहिए कि विक्रम सिंह हमारे सारे भेद जान गया है। वो मदद का वफादार है, और अब बख्तावर सिंह और वह मिलकर हमारे खिलाफ काम करेंगे। ये दोनों काफ़ी अच्छे और दबंग यार हैं। दोनों मिलकर काफ़ी कुछ बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। अगर वे दोनों मिल गए तो हमारी सारी साजिश की पोल किसी भी वक्त मदद पर खुल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इनकी दोस्ती ना होने दें, और वक्त से पहले इन्हें अपने कब्जे में कर लें। इनमें फूट डलवाने और इन्हें गिरफ्तार करने की एक चाल मेरे दिमाग में आ गई है। मैं पिशाचनाथ को बताना नहीं चाहता था कि विक्रम सिंह मेरा आदमी है। बड़ी उलझन सी में पड़कर मैं बोला, क्या चाल है वो? हम इसी वक्त बड़ी आसानी से बख्तावर सिंह के सामने विक्रम सिंह को झूठा बना सकते हैं। वो कैसे? तुम अपने हाथ से विक्रम सिंह के नाम एक खत लिखो। मजमून मैं बोलूँगा। वैसे उसमें खास तौर से यही जाहिर करने वाला मजमून होगा कि विक्रम सिंह मदद का नहीं, तुम्हारा पक्षधर है। बस वह खत देखते ही बख्तावर सिंह बिदक जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ पा रहा कि तुम करना क्या चाहते हो। हालांकि मैं समझ रहा था कि पिशाचनाथ क्या चाह रहा है, मगर उस वक्त मेरे दिमाग पर अजीब सी बौखलाहट हावी होती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिशाचनाथ के अय्यार
द्वारा वहाँ का हाल सुनते ही मैं समझ गया था कि विक्रम सिंह बख्तावर सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये भेद तो केवल मैं ही जानता था। पिशाचनाथ तो यही समझता था कि वो अमादत का पक्षधर है। वह तो उन सब बातों को सच ही मान रहा था जो विक्रम सिंह ने बख्तावर से और नंबर 10 ने यहाँ आकर बताई थी। ये भेद पिशाचनाथ को मैं बता नहीं सकता था कि विक्रम मेरा आदमी है, और बिना ये बताए पिशाच की बातों से बचना भारी था। जो अपने नज़रिए से या जितनी जानकारी उसे थी उसके मुताबिक ठीक ही कह रहा था। अगर हकीकत में वह उमादत के पक्ष का होता तो वाकई उन दोनों को फंसाने के लिए पिशाचनाथ की साजिश काबिले तारीफ थी। मैं बौखलाहट में ही उपरोक्त किस्म की ही ऊबड़ खाबड़ सी बातें कर रहा था। मेरी बात सुनकर पिशाचनाथ बोला, आप ज़बरदस्ती ही नासमझी में वक्त बर्बाद कर रहे हैं दारोगा साहब। आप वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं। ज़रा गौर करके देखिए, बख्तावर और विक्रम दोनों ही हमारी मुहिम में हमारे दुश्मन हैं। नंबर 10 के बयान के मुताबिक वे आपके खिलाफ और मदद के हक में मिल भी चुके हैं। वे सारी हकीकत भी जानते हैं जो हम और आप मिलकर करने जा रहे हैं। वे हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। रामरतन और चंद्रप्रभा से कलमदान का भेद मुझे बख्तावर सिंह बनकर ही पूछना है, ऐसे वक्त में जबकि वह आज़ाद है और इस हकीकत को जान भी गया है। हमारी सारी साजिश नाकामयाब हो जाएगी। इसलिए न केवल बेहद ज़रूरी है कि उनकी दोस्ती तोड़ दी जाए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए। ये काम इस तरह होगा, नंबर 10 को अपने भेज में वहाँ भेज रहा हूँ। तुम विक्रम सिंह के नाम एक ऐसा खत लिखकर हमें दो जिससे ये साबित हो जाए कि विक्रम सिंह तुम्हारा पक्षधर है। नंबर 10 पिशाचनाथ बनकर जाएगा और इस खत के जरिए वह साबित कर देगा कि विक्रम सिंह तुमसे मिला है। मेरे भेज में नंबर 10 कहेगा कि जो कुछ विक्रम सिंह ने कहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन ये असली बात तुमसे पत्ता पर छुपा गया है। नंबर 10 वह सारी योजना भी बख्तावर सिंह को सच सच बता देगा जो राम रतन चंद्रप्रभा कलमदान का पता पूछने के लिए हमारे बीच बनी है। यानी कि इस तरह से वह विक्रम सिंह को बख्तावर की नज़रों में झूठा बनाकर खुद उसका यकीन हासिल कर लेगा। नंबर 10 मेरे भेज में बख्तावर से ये भी कहेगा कि मैं यानी पिशाचनाथ दारोगा से गद्दारी करने वाला हूँ, और बख्तावर का यकीन हासिल करके नंबर 10 उसे यहाँ पर ले आएगा। फिर यहाँ आते ही हम बख्तावर सिंह को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह की योजना पिशाचनाथ ने मुझे समझाई। वाकई अगर विक्रम सिंह मेरी जगह मदद का पक्षधर होता तो निश्चय ही पिशाचनाथ ने उन दोनों को फंसाने के लिए बहुत ही अच्छी तरकीब सोची थी। लेकिन सारा धोखा तो पिशाचनाथ ये भूल करके खा रहा था कि वह विक्रम सिंह को मदद का आदमी समझ रहा था। मगर मैं कर भी कह सकता था। उसकी एक भी बात बिना हकीकत बताए किसी भी तरह काटी नहीं जा सकती थी। बात ना कटती थी तो ऐसा खत लिख कर देना भी ज़रूरी था। मेरा दिमाग उस वक्त बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। मैं जल्दी से जल्दी फैसला कर लेना चाहता था कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने सोचा कि बिना हकीकत बताए तो मैं पिशाचनाथ की बात काट नहीं सकता। मैंने सोचा इस वक्त मजबूरी है, ये खत लिखकर मुझे विक्रम सिंह को झूठा बनाना ही होगा। खैर, विक्रम लाए या नंबर 10, बख्तावर सिंह तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। हाँ, मेरे इस कदम से विक्रम सिंह को ज़रूर कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, मगर मजबूरी थी। आखिर फैसला मैंने पिशाचनाथ की योजना पर ही चलने का किया था। जैसा मजमून पिशाचनाथ ने बताया उसी तरह का खत लिखकर मैंने दे दिया। तब तक नंबर 10 भी पिशाचनाथ बन चुका था। पिशाचनाथ ने खत नंबर 10 को देते वक्त वह सारी बातें समझाई जो वहाँ जाकर नंबर 10 को करनी थी। पिशाचनाथ ने उसे यह हुक्म दिया कि तुम नंबर 7 को भी अपने साथ ले जाओ। उससे कहना कि वह छुपकर तुम्हारी यानी बख्तावर सिंह और विक्रम की बातों को गुप्त तरीके से ही सुने, और फिर जो भी फैसला हो उसकी खबर हमें कोई भी नई बात होने से पहले यहाँ दे। सब कुछ अच्छी तरह से समझने के बाद नंबर 10 चला गया। नंबर 10 ने सारा काम वहाँ जाकर उसी तरीके से किया जिस तरह पिशाचनाथ ने समझाया था। मगर 2 घंटे बाद नंबर 7 जो खबर लाया वो हम दोनों को ही चौंका देने वाली थी। उसने बताया कि बख्तावर सिंह ने अपनी चालबाजी से पिशाचनाथ बने नंबर 10 से वह योजना भी पूछ ली और बाद में उसी को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि बख्तावर सिंह ने विक्रम सिंह को ही सच्चा माना है और अब वे सब एक योजना बनाकर आ रहे हैं। जो योजना बनाकर ला रहे हैं वो भी नंबर 7 ने हमें बता दी। अपनी बात को ज़्यादा लंबी ना करके मैं यहाँ बता ही देता हूँ कि वे सब उसी योजना के मुताबिक वहाँ आए और मैंने तथा पिशाचनाथ ने मिलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ भी मैंने और विक्रम सिंह ने किसी पर यह जाहिर नहीं किया कि हम दोनों एक हैं, और यहाँ तक कि विक्रम सिंह दिखाने के लिए लड़ाई में बख्तावर सिंह का ही साथ देता रहा। विक्रम सिंह सहित उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इस काम से फारिग होकर मैं पिशाचनाथ अपनी योजना पर काम करने के लिए रवाना हो गया। पिशाचनाथ को मैं खुद तिलिस्म में ले गया। योजना के मुताबिक वह बख्तावर सिंह बना और ठीक योजना के मुताबिक ही वह रामरतन और चंद्रप्रभा को वहाँ से निकाल कर ही ले गया। ठीक है, सारा काम योजना के मुताबिक ही हो गया था, तो फिर इसमें अड़चन क्या आई? दलीप सिंह ने पूछा।
हुआ ये कि जब अपनी योजना कामयाब करके मैं महल में पहुंचा, यानी राम रतन और चंद्रप्रभा को जब मैं पिशाचनाथ के साथ तिलिस्म से निकाल कर घर पहुंचा, तो वहां विक्रम सिंह को बैठा पाया। उसे देखकर मैं चौंका और पूछा, तुम यहाँ कैसे? वो दुष्ट पिशाचनाथ कहाँ है? उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बिना पूछा। क्यों, क्या बात है? मैंने पूछा। वह योजना के मुताबिक चंद्रप्रभा और राम रतन को तिलिस्म से निकाल कर ले गया। ओह, वो ठंडी सांस लेकर बोला। प्रभा और राम रतन भी हाथ से गए? क्या बात है, तुम साफ क्यों नहीं कहते? मेरा दिमाग चकरा रहा था। पिशाचनाथ हमें बहुत बड़ा धोखा दे गया। क्या? मेरा दिल कांप उठा। तब उसने जवाब में बताया कि जब वह बख्तावर सिंह और गुलबदन के साथ कैद हुआ, तब तक भी बख्तावर और गुलबदन इसी धोखे में थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, क्योंकि मैंने लड़ाई में भी उनका ही पक्ष लिया था। जिस तरह से आपने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसी तरह से मुझे भी किया था, इसलिए उनका मुझ पर शक करने का सवाल ही नहीं था। कैद में होने के कुछ ही वक्त बाद बख्तावर सिंह ने मुझे बताया कि पिशाचनाथ ने लड़ाई के दौरान उसके कान में कहा, घबराओ मत, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। मैं इस दारोगा के बच्चे को धोखा दूंगा। विक्रम सिंह की बात सुनकर तो मेरे प्राण जैसे खुश्क हो गए। विक्रम सिंह ने आगे बताया, बख्तावर के मुंह से ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि अपनी चालबाजी से पिशाचनाथ रामरतन और चंद्रप्रभा को लेकर भागने की सोच रहा है। मैंने सोचा कि अब एक साथ गंवाने का नहीं है, फ़ौरन ही ये खबर आपको देनी चाहिए। मैंने पहरेदार से डांट टपट करके दरवाज़ा खुलवाया और भागकर महल में आया। पता चला कि आप पिशाचनाथ के साथ जा चुके हैं। मैं समझ गया कि आप तिलिस्मी की ओर गए होंगे। ये मैं नहीं जानता कि आपके उस तिलिस्म का दरवाज़ा कहाँ है। क्या विक्रम सिंह को भी तुमने कभी तिलिस्म के बारे में नहीं कहा? दलीप सिंह ने कहा। जी हाँ, दारोगा बोला। मैंने आज तक अपने सगे से सगे को भी तिलिस्म के बारे में कुछ नहीं बताया, और अपनी इसी भूल की वजह से मैं कितना बड़ा धोखा खा गया था। अगर मैं विक्रम सिंह को तिलिस्म के बारे में पहले कभी इतना भी बता देता कि उसका दरवाज़ा फला जगह, तो वो वहीं दरवाजे पर खड़ा हो जाता। मगर विक्रम सिंह को इससे ज़्यादा तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं एक तिलिस्म का दारोगा हूँ, और उसी तिलिस्म में राम रतन और चंद्रप्रभा कैद है। विक्रम सिंह ने मुझसे कहा कि मैं आपको इधर उधर ढूंढता फिरा, और अब जब आए तो धोखा खाकर। अब आपके कलमदान का भेद पिशाचनाथ जान लेगा। विक्रम सिंह के ये अल्फाज सुनकर तो मेरी रूह तक काँप उठी। फिर भी मैं अपने दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए उससे बोला, यह भी तो हो सकता है कि विक्रम सिंह के पिशाचनाथ ने बख्तावर सिंह के कान में कोई झूठी बात कही हो। मुमकिन है कि वह बख्तावर सिंह को ही किसी तरह का धोखा देने की सोच रहा हो। इस वक्त तो बेमतलब आपका दिमाग अपने हक की बात सोच रहा है, विक्रम सिंह ने कहा। खैर, उसका भी अभी पता लग जाएगा। चलिए वहाँ चलकर देखते हैं जहाँ बख्तावर सिंह बने पिशाचनाथ द्वारा कैद से निकालकर राम रतन चंद्रप्रभा को ले जाना तय हुआ था। तुम ठीक कहते हो। मैं उठ खड़ा हुआ। जल्दी से वहाँ की कैफियत देखनी चाहिए। हम दोनों फ़ौरन उस जगह के लिए रवाना हो गए, मगर वहाँ जाकर तो मेरे आंसू टपक पड़े। पिशाचनाथ वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर वहाँ बैठे हम पिशाचनाथ का इंतज़ार करते रहे, मगर उसने ना आना था, ना ही आया। इसके बाद मैं और विक्रम सिंह उसे पागलों की तरह जंगल में इधर उधर तलाशते रहे, परंतु वो कहीं नहीं चमका। दुख, अफसोस और अपनी बेवकूफ़ी पर मेरे आंसू तक निकल आए। वाकई तुमने बहुत वाकई तुमने बड़ा ही ज़बरदस्त धोखा खाया। अगर पिशाच सामने पड़े तो मैं उसे उसका वो भेद खोलने की धौंस भी दूं जो मुझे मालूम है, दारोगा ने कहा। मुमकिन है कि मजबूर होकर वह राम रतन और चंद्रप्रभा के साथ साथ मुझे कलमदान भी सौंप दे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसे तलाश करूं। कब वक्त ना जाने राम रतन और चंद्रप्रभा को लेकर कहाँ उड़ गया। महल में जो उसका एकाध शागिर्द अय्यार था, उनमें से भी इस घटना के बाद कोई नहीं चमका। ये बात साफ हो चुकी थी कि इस तरह का धोखा देने का पिशाचनाथ का इरादा पहले से था। इसी तरह की बातें करते हुए वे थोड़ी देर तक अपने हाथ से राम रतन और चंद्रप्रभा के निकल जाने का अफसोस करते रहे। दारोगा इसी बात को रो रहा था कि अब पिशाचनाथ को भी कलमदान का भेद मालूम हो जाएगा। अपनी बातों के बीच रह रहकर पिशाचनाथ को गालियां देता रहा। वे गालियां बड़ी भद्दी थी, इसलिए हम उन्हें यहाँ नहीं लिख सकते। खैर, काफ़ी देर बाद दलीप सिंह ने एक मतलब की बात कही थी। तुमने ये सारा किस्सा इस खत के ऊपर छोड़ा था जो तुम्हें रास्ते में मिला, और जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि शेर सिंह की मंडली के किसी अय्यार ने तुम्हें केवल जंगल में उलझाने के मकसद से लिखा है। इस खत का भला इतनी लंबी कहानी से क्या ताल्लुक? सुनिए, दारोगा ने कहा। मेरी कहानी का अंत ये हुआ कि जब पिशाचनाथ भी कलमदान का भेद जान जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि पिशाचनाथ का कुछ नहीं पता, और वह कब अपने किस मकसद को पूरा करने के लिए किससे मिल जाए। मुमकिन है कि वो हमारे दुश्मनों से जा मिले और कलमदान उन्हें सौंप दे। फिर मेरे दुश्मन कलमदान और मदद के सामने ये रख कर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैंने ही कंचन और कमला की हत्या की है। इस बात को साबित करने के लिए कलमदान पूरा सबूत है। हाँ, वो तो ठीक है, दलीप सिंह ने कहा, मगर इस बात का ताल्लुक मुझे अब भी तुम्हारी बातों से कहीं जुड़ता सा मालूम नहीं देता। उस हालत में ये खत हमारा थोड़ा सा बचाव कर सकता है, दारोगा ने कहा। ये खत मैं उमादत के सामने रखकर अपने बचाव में ये कह सकता हूँ कि असल हत्यारा ये है जिसने मुझे ये खत भेजा है।
वही दुश्मन मुझे फंसाकर आपकी नज़रों में गिराना चाहते हैं। असल हत्यारे यही लोग हैं और इन्होंने एक झूठ मूठ का कलमदान तैयार करके मुझे फंसाना चाहा है। ओह, दलीप सिंह बोले, सोचते तो तुम भी बहुत दूर की हो दरोगा, मगर ये भूल गए कि जो दुश्मन अमरदत्त के सामने कलमदान रखकर भेद खोलेगा वो इस खत को तो ये कहकर ही बेकार कर देगा कि इस खत का हमें क्या पता, लिखवा लिया होगा अपने किसी आदमी से। इसलिए तो कहता हूँ कि आप किसी तरह अपने अय्यारों के जरिए न केवल ये पता लगवाइए कि ये खत किसने लिखा है, बल्कि जल्दी से जल्दी वे लोग इस खत के लिखने वाले को पकड़ भी लें तो अच्छा होगा। ये तो तय है कि खत लिखने वाला हमारी दुश्मन मंडली का ही कोई अय्यार है। उसे पकड़कर मैं दरबार में उमर के सामने हाजिर कर दूंगा। खत की लिखाई उसकी लिखाई से मिली जाएगी। इस तरह से ये साबित हो जाएगा कि खत उसी ने लिखा है, मैंने अपनी किसी खैर ख्वाह से नहीं लिखवाया है। बात तो किसी हद तक तुम्हारी ठीक ही है, दलीप सिंह बोले, लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि कलमदान में तुम्हारे खिलाफ कितनी कितनी खतरनाक साजिशें या चीज़ें, मेरी और तुम्हारी लिखाई के ढेर सारे पत्र, तस्वीर और वे जनाने कपड़े भी जो तुमने कंचन को धोखा देते वक्त पहने थे, उन सब सबूतों के सामने भला तुम्हारा यह अकेला खत ही क्या कर सकेगा। वो सब मैं खुद भुगत लूँगा, दारोगा ने कहा। अभी मेरे पास एक ऐसा धमाका जिसके खुलते ही दुश्मन बौखला उठेंगे। आप केवल इतना ही कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस पत्र के लिखने वाले को पकड़ लें। मैं किसी तरह पिशाचनाथ को तलाशता हूँ। अगर वक्त से पहले वो मुझे मिल जाता है तो मैं ये किस्सा उमादत तक पहुँचने ही नहीं दूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर उमादत की अदालत में मेरा और दुश्मनों का फैसला होगा। आसानी से मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। यह पत्र लिखने वाले सैयार ने सोचा भी नहीं होगा कि यह खत उसके लिए मौत और मेरे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आप केवल उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए और महाराज सुरेंद्र सिंह का क्या इंतज़ाम करें, दलीप सिंह ने कहा। शेर सिंह अगले 24 घंटों में फिर आएगा। अचानक ही हमारा काम बहुत बढ़ गया है महाराज, दारोगा बोला। एक तरफ वो कमबख्त पिशाचना धोखा कर गया, दूसरी तरफ इस जालिम शेर सिंह ने परेशान कर रखा है। उसका भी कोई ना कोई इंतज़ाम करना ही होगा जिससे हम इसे इस बार कैद कर सकें। हाँ सुनिए, सुरेंद्र सिंह को महफूज रखने का एक इंतज़ाम भी है। कहने के बाद मेघराज दलीप सिंह के कान पर झुका और धीरे धीरे कुछ कहने लगा। सुनने के बाद दलीप सिंह बोले, हमारे दिमाग में भी यही बात थी। फिलहाल महाराज को बचाए रखने और शेर सिंह को फंसाने की इससे महफूज चाल हमारे पास दूसरी नहीं है, मेघराज ने कहा। जहाँ आप उसे रखें वहाँ इतना तगड़ा पहरा हो कि देखने वाला हकीकत ही समझे। ठीक है, दलीप सिंह ने कहा, ऐसे ही करूँगा। और हाँ, पिशाचनाथ को फंसाने की एक चाल मेरे दिमाग में, बोलिए। और दलीप सिंह ने मेघराज के कान में कुछ कहा। सुनते ही मेघराज के मुंह से निकला, "वाह, बहुत खूब, इससे तो पासे ही लौट जाएगा। सारे दुश्मन और दोस्त एकदम भौचक्के रह जाएंगे। मगर इसमें कठिनाई है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। इसकी कोशिश तुम्हें खुद करनी होगी। अभी दारोगा उनकी बात का कोई जवाब दे नहीं चाहता था कि किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खोलने पर एक सिपाही ने खबर दी कि केवल सिंह को गौरव सिंह का कोई अय्यार आज़ाद करके ले गया। इस खबर ने उन दोनों को और दुखी कर दिया। थोड़ी देर की कुछ और ज़रूरी बातों के बाद वे दोनों उठ गए। केवल सिंह की तलाश में बहुत से सिपाही भेजे गए, लेकिन नाकाम वापस लौटे। पाठकों, इस बयान में आपने पहले देवकांता संतति के पहले भाग के कुछ पृष्ठों के बयान, दूसरे भाग के छठे, सातवें, नौवें, 11वें बयान, चौथे भाग के 5वें बयान के कुछ अंश, 5वें भाग के छठे, सातवें और 8वें बयान के अलावा अन्य कई बयानों का स्पष्टीकरण पड़ा और बहुत से भेद भी जाने। हमारा ख्याल है कि उपरोक्त सब बयानों की कहानी अब आपको एक सूत्र में बनती नजर आई होगी। अब आप ध्यान से पढ़ते रहिए और देखिए कि एक एक लफ्ज़ किस कदर मुख्य कथानक से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा बयान। सातवें विभाग के चौथे बयान के अंत में आपने पढ़ा कि जिस वक्त बख्तावर सिंह बने पिशाचनाथ ने राम रतन का किस्सा खत्म होने पर उससे ये पूछा कि कलमदान में मौजूद सारे कागजात पढ़ने के बाद उसने यानी राम रतन क्या क्या कार्रवाई की और इस वक्त कलमदान कहाँ है। तो राम रतन ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। कुछ देर तक वह सामने बैठे अपने ससुर बख्तावर सिंह को यूं ही देखता रहा। कदाचित उसे बख्तावर द्वारा कलमदान का पता पूछे जाने पर आपत्ति थी। फिर बोला, हमें किसी तरह की कार्रवाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पिताजी यानी बंसी लाल ने बार बार कलमदान में मौजूद कागजातों में लिखा था कि कलमदान से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी कार्रवाई हमें उस वक्त तक नहीं करनी है जब तक कि दारोगा उमदत का बिल्कुल दुश्मन ही न बन जाए। उस वक्त भी हमें दारोगा को कलमदान की केवल धौंसी देनी है। सामने तो केवल उसी वक्त लाना है जब दारोगा बिल्कुल पाप करने ही लगे। तुम गलत समझे बेटा, बख्तावर सिंह बना पिशाचनाथ बोला। मेरा मतलब तुम्हारी कलमदान से ताल्लुक़ रखने वाली कार्रवाई से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि उसके बाद तुम्हें बंसीलाल की कोई खबर लगी या नहीं, और लगी तो क्या, और तुमने उस पर क्या कार्रवाई की। तुम ये सारे कागजात पढ़ गए थे कि तुम्हारे पिता इस वक्त बहुत ही खतरे में,
तो क्या ये जानने के बाद भी तुमने बचाने की कोई कार्रवाई नहीं की? मैं अपने किस्से में शुरू में ही यानी छठा भाग पाँचवा बयान आपको बता आया हूँ कि जिस रात पिताजी ने मुझे और प्रभा को वह कलमदान दिया और किसी मुनासिब जगह पहुंचकर कुछ वक्त काटने का हुक्म दिया, तो हमने उमादत के राज्य से काफ़ी दूर जंगल में जाकर एक सराय में अपना डेरा लगाया। तीसरे दिन हमने उस कलमदान की सील तोड़ी और उसे पढ़ा। दोपहर तक मैंने और प्रभा ने सारे कागजात पढ़ लिए थे। मैंने निश्चय किया कि भेस बदलकर उमादत के राज्य में जाऊं और ये पता लगाऊं कि मेरे पिता का क्या हुआ, वे इस वक्त कहाँ और किस हाल में। मेरा यह फैसला सुनकर चंद्रप्रभा घबराने लगी। उसे डर था कि कहीं पिताजी की तरह दारोगा आदि की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए और वे लोग मेरी भी जान के ग्राहक न बन जाएं। मगर फिर भी मैं आपसे ना जाने की जिद इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मामला मेरे ससुर साहब का था। आगे प्रभा बोली, ससुर साहब ने मुझे भी मोहब्बत दी ससुर साहब से मुझे भी मोहब्बत थी और दिल से ये चाहती थी कि किसी तरह उनका पता लगे और उन्हें बचाकर यहाँ लाया जा सके। मगर डर इसलिए लगता था कि कहीं मेरे पिताजी की तरह मेरे पति भी उन दुष्टों की नज़र में ना आ जाए और मैं यहाँ सराय में बैठी उनका इंतज़ार करती रहूँ। इसी सबब से मैंने इनसे कहा कि मैं भी भेस बदलकर ससुर जी का पता लगाने चलूँगी। मगर मैंने प्रभा की इस बात को कबूल नहीं किया। राम रतन बोला, ना तो प्रभा अय्यारी ही जानती थी और न किसी तरह मेरा साथ दे सकती, और यदि हम दोनों ही चलते थे तो कलमदान महफूज नहीं रहता। मैंने प्रभा को यही समझाया कि तुम कलमदान लेकर सावधानी से इसी सराय में रहो, इस काम पर मैं अकेले ही जाऊंगा। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी तरह की कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि केवल ये जानकारी हासिल करने जा रहा हूँ कि पिताजी का क्या हुआ। लेकिन अगर फिर भी मैं किसी खतरे में फंसता हूँ तो कलमदान तुम्हारे पास महफूज रहेगा। उसके ज़रिए तुम मेघराज के खिलाफ बहुत कुछ कर सकती हो। इसी तरह की बहुत सी बातें समझाई, तब प्रभा मानी। अपने चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव करके मैं चमनगढ़ पहुंचा। वहीं पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई। पहले तो मैं बालादवी करता हुआ इस बात की टोह लेने लगा, लेकिन जब कहीं भी कुछ पता नहीं लगा तो मैं ये सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया कि आज की रात मैं चमनगढ़ के बाहर ही कहीं जंगल में गुजार दूँ। दिन में बालादवी करने से जल्दी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि रात के वक्त सब लोग अपने अपने घरों में ही थे। यही फैसला करके मैं जंगल में आ गया। ये रात मैंने एक दरख्त पर बिताने की सोची। इसी सबब से मैं एक ऐसे दरख्त पर चढ़ा जिसके गुदे इतने चौड़े थे कि मैं लेट सकूं। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। यहाँ आसपास कहीं जंगली जानवर भी नहीं थे जो जंगल में छाए सन्नाटे को कभी कभी झंझोड़ दिया करते। चारों तरफ पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आकाश पर अर्धचंद्र चमक रहा था, जो अपनी ताकत के मुताबिक जंगल में छाए अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में नींद नहीं थी और रह रहकर मैं ये सोच रहा था कि सुबह होने पर मैं किस किस तरह से टोलूँगा। जब दिमाग में ख्यालों की उथल पुथल हो तो आंखों में नींद आने से इनकार कर देती है। उस वक्त ऐसी ही हालत मेरी भी थी। अभी मुझे उस दरख्त पर डेरा जमाए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, यानी रात का दूसरा ही पहर था, कि मेरे कानों में घोड़े की टापों की आवाज़ आने लगी। मेरा दिमाग एकदम सजग हो गया और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। वाकई चारों ओर सन्नाटे को घोड़ों की टापें भंग कर रही थी। आवाज़ से मैंने भी पता लगा लिया कि दो घोड़े हैं जो धीरे धीरे चल रहे हैं। मैंने ध्यान से आवाज़ की दिशा में देखा। अर्धचंद्र की चांदनी दरख्तों के बीच से छनकर जगह जगह ज़मीन पर पड़ रही थी। मैंने देखा दो घोड़सवारों के साए मेरे दरख्त के नीचे ही आ रहे हैं। मैंने अपनी नज़र उन्हीं पर गड़ा दी। वे आपस में किसी तरह की बातें करते चले आ रहे थे। मेरे देखते ही देखते दोनों घुड़सवार ऐसी जगह से गुजरे जहाँ दरख्तों के बीच से रास्ता बनाकर ढेर सारी चांदनी पड़ रही थी। उनके चेहरों पर चांदनी पड़ते ही मैंने उन दोनों को पहचान लिया। मैं दूसरे कोई नहीं, दारोगा मेघराज और दलीप सिंह का यार बलवंत सिंह था। वे अभी इतनी दूर थे कि उनकी बात का कोई भी हर्फ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं सजग होकर दरख्त पर बैठ गया। इस वक्त मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ने लगे थे। बात की बात में वे दोनों मेरे दरख्त के नीचे से गुजरे। मेरे कानों तक उस वक्त जिस वक्त वे दोनों ठीक उस दरख्त के नीचे थे, दारोगा का एक ही वाक्य पहुंचा। उसने बलवंत से कहा था, ना जाने हरामजादे ने कलमदान कहाँ रख दिया। मैं उसके इस एक ही वाक्य से समझ गया कि वो मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हैं। वो भद्दी गाली भी उस कमीने ने मेरे पिता के लिए ही दी थी। ऐसा दिल चाहा कि उसे अभी बैकुंठ पहुंचा दूं, लेकिन कलमदान में मौजूद कागज़ों पर लिखे अपने पिता के अल्फाज याद आने के सबब से मैं चुप रह गया। मैं चुपचाप दरख्त से उतरा और उनके पीछे चल दिया, इस सबब से कहीं उनकी नज़र मुझ पर न पड़ जाए। मैं उनसे दूर रहकर ही पीछा कर रहा था और उनकी होने वाली कोई भी बात मैं सुन नहीं पा रहा था। अपने बयान को ज़्यादा लंबा ना करके मैं यहाँ सीधा लिखे देता हूँ कि उनका पीछा करता हुआ मैं रात के तीसरे पहर में दलीप नगर पहुँच गया। उस वक्त महल का फाटक बंद था और 5 पहरेदार वहाँ तैनात थे।
बलवंत सिंह ने एक पहरेदार से कहा कि राजा साहब को उसके और मेघराज के आने की खबर करे। पहरेदारों में से एक ने कहा, आपके आगमन की खबर करने की ज़रूरत नहीं है। राजा साहब पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग आएंगे। उनका हुक्म है कि आते ही मेरे पास भेज दें। ये कहते हुए पहरेदार ने दरवाज़ा खोल दिया और वे दोनों अंदर दाखिल हो गए। मैं समझ गया कि इस वक्त मेघराज और दलीप सिंह में ज़रूरी बातें होंगी। मैं इन बातों को सुनना चाहता था क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनकी बातें पिताजी के बारे में ही होंगी और इस तरह से मुझे पिताजी के बारे में खबर लग जाएगी। मगर सवाल ये था कि इस वक्त मैं जल्दी से जल्दी महल में किस तरह से दाखिल हूँ। मैंने जल्दी ही तरकीब सोची। बटुए से चिलम और थोड़ा सा तम्बाकू निकालकर चिलम में भरा। अय्यारी का बटुआ अपने कपड़ों के पीछे छुपाया और तेज़ तेज़ कदमों से पहरेदारों की तरफ बढ़ गया। अभी मैं उनसे दूर ही था कि राम रतन आगे का किस्सा सुनाने लगा। कौन है? एक पहरेदार ने म्यान से तलवार निकालते हुए कड़क कर पूछा। अरे भैया कोई नहीं, तलवार क्यों निकालते हो? मैं बिना रुके बेधड़क उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। साधारण रियाया को तो तलवार से वैसे ही डर लगता है। हम तो तुम्हारे ही दम पर दलीप नगर में निश्चिंत रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रतापी राजा दलीप सिंह की सेना कितनी प्रतापी है। तभी तो आज तक हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। और अगर तुम लोग ना हो तो कोई राजा यूं ही दलीप नगर में हमला कर दे और फिर हमें सतावे। तुम्हारे ही प्रताप से तो आज दलीप सिंह प्रतापी राजा कहलाते हैं। तुम दलीप नगर की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर ना करो तो राजा प्रतापी कैसे कहलावे और रियाया तुम पर फख्र कैसे करे? तुम्हारे डर से तो कोई राजा दलीप नगर की तरफ आंख नहीं उठा सकता। अपनी तारीफ सुनकर न केवल वही नहीं बल्कि पाँचों ही फूले न समाये। अतः मैं दलीप नगर के राजा से भी ऊंचा दर्जा उन्हें दे दिया था। इस बीच में उनसे उनके काफ़ी पास आ गया था, मगर फिर भी उनमें से एक बोला, वहीं ठहरो, बताओ कि तुम कौन हो? आप लोगों के साए में ही पलने वाला आपकी रियाया में से हूँ, मैंने ठिठक कर कहा। वो तो ठीक है, लेकिन रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह ससुरी चिलम की तलब ही बुरी है, मैंने कहा। मेरा नाम रामलाल है और यहीं पास ही रहता हूँ। माँ बाप मर चुके हैं, शादी अभी हुई नहीं, सो अकेला ही हूँ। रात को तलब लगी तो चिलम तैयार करी, मगर ससुरी ससुरी कोठरी में बहुत तलाश करने के बाद भी चकमक ना मिली। सो इसमें आग कैसे लगे? सोचा कि बिना पिए ही सो जाऊँ, लेकिन जब एक बार तलब लग जाए तो बिना दो सुट्टे लगाए भला नींद कहाँ आती है। बहुत दिमाग घुमाया मैंने कि इस वक्त चकमक कहाँ मिल सकती है। रात के इस वक्त किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाकर चकमा मांगता तो बिल्कुल ही ठीक ना था। तभी दिमाग में बात आई कि इस वक्त जबकि सारी रियाया आराम से सो रही है, हमारी सेना के रणबांकुरे सिपाही बेचारे जाग कर हमारी हिफाजत हेतु बहरे पर खड़े होंगे। ये बात भी दिमाग में आई कि आप लोगों के पास चकमक ज़रूर होगी, तो इधर चला आया। अगर हुजूर का हुक्म हो तो वापस चला जाऊँ और फिर बाकी रात चिलम के बिना ही तड़प तड़प कर गुजार दूँ। एक शर्त पर तुम्हें चकमक मिल सकती है, पहरेदारों में से एक ने लालची आवाज़ में कहा। मेरे ये पूछने पर कि वह शर्त क्या है, उसने कहा, चिलम हम भी पियेंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं बेधड़क आगे बढ़ता हुआ बोला, यह भी कोई शर्त हुई? आप लोग हर वक्त हमारी जान की हिफाजत करते हैं, रियाया से तुम जान भी मांगो तो जान भी दे दें। अब उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने का हाल मैं कहाँ तक लिखूं? केवल इतना ही समझ लें कि मैंने उनकी इतनी तारीफ़ की कि वे अपने आपे में न रहे। मुझे चकमक दी। हम पाँचों बारी बारी से चिलम में कश लगाते रहे और वे अपनी तारीफ सुन सुनकर गदगद होते रहे। वैसे ये क्रम ज़्यादा देर नहीं चला। तम्बाकू में बहुत ही तेज़ बेहोशी की दवा थी। वे चारों बेहोश होकर लुढ़क गए। मैं शायद ये बताना भूल गया कि मैंने पहले ही ऐसी दवा खा ली थी जिससे बेहोशी की दवा ने असर नहीं किया। मैंने जल्दी से उनमें से उस पहरेदार के कपड़े पहने जो शरीर में मेरे जैसे ही था। आराम से फाटक खोलकर मैं महल में दाखिल हो गया। महल के अंदर भी बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे, किंतु मुझे रोकने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। मैं आराम से राजा दलीप सिंह के कमरे के पास पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था और गैलरी एकदम सूनी पड़ी थी। दरवाजे की झर्रियों से अंदर जलती हुई कंदील की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने झर्री से आँख सटाकर अंदर की कैफियत देखी। राजा दलीप सिंह और मेघराज पलंगड़ी पर बैठे थे। बलवंत सिंह पलंगड़ी के पास ही एक मूड़े पर। पहले मेरे कान में दलीप सिंह की आवाज़ पड़ी, 3 दिन से बराबर पैगाम भेज रहे हैं और तुम आए हो आज? महाराज, इन दिनों में आने का बिल्कुल मौका नहीं लगा। मेघराज बोला, ये तो आपको मालूम चल ही चुका होगा कि बंसीलाल मर चुका है। मगर वह मरता मरता भी असली बात को अटका ही गया। कलम दोनों हमारे हाथ नहीं लग सका। हमारे ख्याल से पूरा किस्सा तो मुख्तसर में ही सुना डालो तो बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा, दलीप सिंह ने उससे कहा। मेघराज ने किस्सा यूँ बयान किया, यह आज से चौथी रात पहले की बात है जब बंसीलाल मेरे पास आया और कलमदान की धमकी देकर चला गया। पढ़े 7वां भाग 4था बयान। बेहोश होते वक्त मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। इसी चीख के सबब से मकान के चारों तरफ फैले हमारे सिपाही सावधान हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश करते हुए बंसीलाल को देख लिया। फिर उसका पीछा किया गया, मगर किसी तरह से बच बचाकर वह जंगल में गायब हो गया।
पाठकों को याद होगा कि वहाँ से निकलकर बंसीलाल लखन में जा छुपा था। वहीं आखिरी कागज़ लिखकर उसने कलमदान में रखा और सील बंद करके उस प्यादे के मकान पर पहुंचा, जिसके मेकअप में वह दारोगा के कमरे के बाहर रहता था। वहीं राम रतन और चंद्रप्रभा को उसने कलमदान सौंपा था। मैंने होश में आते ही सिपाहियों को हुक्म दे दिया था कि बंसीलाल को देखते ही बैकुंठ पहुंचा दिया जाए। यह हुक्म मैंने इसलिए दिया था क्योंकि देख चुका था कि इस वक्त भी कलमदार बंसीलाल के ही पास है। ये बात थोड़ी देर में मेरी समझ में आई कि बंसीलाल यहाँ उस प्यादे के भेस में रहता है। ये बात समझ में आते ही मैंने बलवंत सिंह के नेतृत्व में 20 सिपाही उस प्यादे के घर भेजे। वहाँ बलवंत ने क्या देखा और क्या किया, वह हाल बलवंत सिंह खुद अपने ही मुँह से बयान करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दलीप सिंह ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बलवंत सिंह की तरफ देखा। बलवंत सिंह ने अपने मालिक के इशारों में इस हुक्म को देखकर सुनाना शुरू किया। मैं जब 20 सिपाहियों के साथ उस प्यादे के घर पर पहुंचा, अभी मैं घर के बाहर ही था कि प्यादे के घर की छत से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ बलवंत, अगर ताकत है तो पकड़ ले मुझे। मैंने एकदम चौंक कर उधर देखा तो छत पर हाथ में मशाल लिए बंसीलाल खड़ा नजर आया। अभी तक मैं कुछ बोला भी नहीं था कि छत पर खड़ा हुआ बंसीलाल फिर बोला, कलमदान मेरे पास है बलवंत सिंह, माई का लाल है तो उसे हासिल कर ले। उसकी इतनी सुनकर मुझे ताव आ गया। मैंने चीख कर सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों के साथ खुद भी छत पर पहुंचा तो वह छत से नीचे पिछवाड़े की तरफ कूद गया था। उधर उसका एक घोड़ा तैयार खड़ा था। मशाल हाथ में लिए वह घोड़े पर सवार हुआ और भाग लिया। उस वक्त मैंने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वह आपको यानी मेघराज को खबर दे कि बंसीलाल इधर है। हाँ, उस सिपाही ने आकर मुझे ये खबर दे दी थी। मेघराज बोला। यह जानकारी मिलते ही मैंने इधर उधर जंगल में चारों तरफ पहले अपने सब आदमियों को उसी दिशा में जाने का हुक्म दिया जिधर बंसीलाल और उसके पीछे पीछे तुम गए थे। मैं खुद भी घोड़े पर सवार होकर उधर बढ़ा। अब हमें इधर उधर पहरा देने की क्या ज़रूरत थी। असली काम तो बंसीलाल को पकड़ना ही था, सो वह नज़र आ ही चुका था। बंसीलाल बचकर न निकले इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत उधर लगाने का ही निश्चय किया था। मैं भी अपने घोड़े पर सवार होकर बंसीलाल के पीछे लगा। बलवंत सिंह ने आगे कहना शुरू किया। मेरे साथ साथ 19 सिपाही भी थे। हालांकि बंसीलाल हमसे काफ़ी दूर निकल चुका था, लेकिन फिर भी हम उसके हाथ में जलती मशाल के सबब से दूर से ही उसे देख रहे थे। हम भी पूरी जी जान से उसका पीछा करते रहे। वह चमनगढ़ की सीमा से बाहर पहाड़ियों में निकल गया। इसी तरह से तक करीबन 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इधर मैं पूरी ताकत अपने साथ लिए तुम्हारे घोड़ों के पैरों के निशानों पर भागता हुआ आ रहा था। मेघराज ने कहा। इन 2 घंटों में आगे जाते हुए बंसीलाल हमारे बीच अंतर आया भी था तो वो बहुत कम था, मगर उसकी मशाल हमें बराबर चमक रही थी, जो हमारे दिलों में उसके पीछे लगे रहने का हौसला दे रही थी। फिर अचानक हमें दूर से चमकने वाली वह मशाल चमकनी बंद हो गई। अब आगे जाते बंसीलाल का अस्तित्व अंधेरे में डूब गया। मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि अब इस अंधेरे में बंसीलाल को हम ढूंढेंगे कैसे। दिमाग में यह ख्याल आने के बाद भी हमने अपना रास्ता ना छोड़ा। जिस जगह मशाल बुझी थी हम वहाँ पर ही पहुँच गए। वहीं आसपास खोज करने पर हमें बुझी हुई मशाल भी मिल गई। मैंने साथ आए सिपाहियों को हुक्म दिया कि आसपास बंसीलाल को तलाश करें। लगातार 1 घंटे की कोशिश के बावजूद भी हमें बंसीलाल नहीं मिला। अब पूरब की तरफ सुबह की सफ़ेदी उभरने लगी थी। उसी वक्त अनेक सिपाहियों और अय्यारों के साथ वहाँ दारोगा साहब पहुँच गए। हमारे साथ जो कुछ हुआ था वो हाल दारोगा साहब ने कहा। दारोगा साहब के पहुंचने के कुछ ही देर बाद पहाड़ियों में बंसीलाल की तलाश में गया हुआ एक सिपाही वह घोड़ा लेकर लौटा जिस पर बंसीलाल भागा था। उसने आकर कहा, दारोगा साहब, उधर की पहाड़ियों में ये घोड़ा मिला है। जिधर घोड़ा मिला था दारोगा साहब के हुक्म से सब उधर बढ़े। दारोगा साहब ने कहा, जब घोड़ा भी यहीं है तो वह भाग कर कहाँ जाएगा, यही ज़रूर कहीं आसपास की पहाड़ियों में छुपा होगा, उसे तलाश करो। दारोगा साहब का हुक्म पाते ही सब पहाड़ियों में इधर उधर फैल गए। तलाश करते करते सुबह हो गई। सूरज निकल आया और खूब रोशनी हो गई। मैं और दारोगा साहब भी साथ साथ पहाड़ियों में घूम रहे थे। तलाश करते करते हम एक खो में घुस गए। उस खो में हमें बंसीलाल की लाश देखने को मिली। उसे इस हाल में देखते ही दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। हम दोनों झपट कर उसके पास पहुँचे और उसकी नब्ज़ देखी, लेकिन वो मर चुका था। एक खंजर जो बंसीलाल का ही था उसके सीने में गड़ा हुआ था। ताज़ा खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था। हमने कलमदान की तलाश में उसके बटुए कपड़ों आदि की तलाशी ली, मगर कलमदान नहीं मिल सका। हाँ, दारोगा साहब के नाम लिखी हुई एक चिट्ठी ज़रूर मिली, बाकी कलमदान का कहीं पता नहीं था। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? दलीप सिंह ने पूछा था। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेघराज ने बटुए में से चिट्ठी निकालकर दलीप सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दलीप सिंह ने बलवंत की तरफ इशारा करके उसे हुक्म दिया कि उन्हें चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाए। बलवंत ने चिट्ठी ली और सुनाने लगा। मैं यानी राम रतन भी साफ साफ अपने पिता की चिट्ठी सुन रहा था। बलवंत सिंह पढ़ रहा था। कमीने मेघराज, अपनी आंखों के सामने तुम मेरी लाश देख रहे हो, लेकिन मेरी लाश के होठों पर तुम मुस्कान भी ज़रूर ही देख रहे होगे।
जानते हो ये मुस्कान इन होठों पर क्यों है? इसलिए क्योंकि मेरी मौत तुम्हारे लिए एक समस्या बन जाएगी। इसलिए कि मैं तुमसे जीत गया हूँ। इसलिए कि मैं हर मकसद में कामयाब हो गया। तुम्हें यह उम्मीद होगी कि मेरे पास तुम्हें कलमदान मिलेगा, मगर मैं सोचता हूँ कि कलमदान ना पाकर इस समय तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी। कलमदान तुझे कभी नहीं मिलेगा दुष्ट दारोगा। वह ऐसे हाथों में पहुँच गया है जिनमें वह हमेशा हिफाजत से रहेगा। जब भी तुम उमादत के खिलाफ कदम उठाने की सोचोगे, वह कलमदान उमादत और चमनगढ़ की रियाया के सामने तुम्हारी सारी काली करतूतों का भेद खोल देगा। तेरा दिमाग ये सोचता होगा कि मैंने यहाँ आत्महत्या क्यों की। अगर चाहता तो मैं तेरे पंजे से भाग निकल जाने में भी कामयाब हो सकता था, मगर मैं नहीं भागा, इसलिए कि अब जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। जब तक वह कलमदान मेरे पास था और उसका भेद खोलने की धमकी मैं तुम्हें देता था, तो तुम मेरा बचपन का पाप खोलने की धमकी देते थे। हालांकि मैंने तुमसे डट कर कह दिया था कि अगर तुमने उमादत के खिलाफ कुछ भी किया तो अपने उस भेद के खुलने की चिंता किए बिना मैं इस कलमदान का भेद खोलकर आत्महत्या कर लूँगा। मगर फिर भी अपने जीते जी अपने उस पाप के खुलने से डरता था। लेकिन अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अपने सारे कामों में कामयाब हो चुका हूँ। आज अपने हाथ से अपनी जान लेकर मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब वो भेद सारी दुनिया के सामने खोल कर भी क्या बिगाड़ सकोगे। जिस आदमी को मैंने कलमदान सौंपा है उसको तुम किसी भी तरह नहीं दबा सकोगे। मैंने तो आत्महत्या करके अपने सारे पापों से मुक्ति पा ली। मेरी राय मानो तो तुम्हारे लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। सावधान, मेरे मालिक की तरफ तिरछी नज़र करने की कोशिश मत करना, वरना कलमदान तुम्हारी मौत बन जाएगा। जब तक तुम अपने आपे में रहोगे तब तक वह आदमी कलमदान का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने खुद को ख़त्म करके अपने पापों का प्रायश्चित तो किया ही है, साथ ही तुम्हारे लिए यह मुसीबत भी खड़ी कर दी है कि अब तक कलमदान तुम्हारे एक ऐसे दुश्मन के हाथ में था जो दिल ही दिल में अपना भेद खुल जाने के सबब से तुमसे डरता भी था। परंतु अब कलमदान तुम्हारे एक ऐसे दुश्मन के हाथ में है जो मेरा कहा करने के लिए अपनी जान दे देगा, और उसे तुम किसी बात की धमकी नहीं दे सकते। बस अब तो जलील से ज़्यादा क्या बातें करूं। तेरा शुभचिंतक बंसीलाल। बलवंत सिंह ने चिट्ठी पढ़कर ख़त्म की। कई शायद तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। कोई कुछ नहीं बोला। फिर सबसे पहले मेघराज ने कहना ही शुरू किया। जितनी बार भी इस चिट्ठी को पढ़ता या सुनता हूँ मेरी रूह काँप उठती है। वाकई कमबख्त बंसीलाल मरकर मेरे लिए किसी जिंदा दुश्मन से भी ज़्यादा मुसीबत बन गया। जब तक वह जिंदा था उस वक्त कम से कम ये तो पता था कि कलमदान उसके पास है। अब तो ये भी नहीं पता कि वह हरामज़ादा कलमदान किसे सौंप गया है। मुझे हमेशा उसके खुलने का खतरा ही लगा रहेगा। ये तो वाकई सोचने की बात है कि कलमदान उसने किसको दे दिया। दलीप सिंह बोले, तुम्हारा कहना है कि जिस वक्त वह तुम्हारे कमरे में धमकी देने आया था उसके पास कलमदान था, और जब लाश मिली तो कलमदान नहीं था, जबकि ज़्यादातर सिपाही उसके पीछे ही लगे रहे। फिर भला इस बीच उसने कलमदान किसे दे दिया? वह आदमी कौन हो सकता है? कुछ देर तक वे तीनों इसी बात में अपनी अटकलें लगाते रहे। इस बात तक को तो वे ख्वाब में भी नहीं पहुंच सके थे कि पिताजी ने कलमदान मुझे दिया था। उनकी उल्टी सीधी अटकलें सुनकर मैं मनी मन मुस्कुराता रहा। फिर कुछ देर बाद दलीप सिंह ने विषय बदला। बंसीलाल के इस तरह मरने और उस रात की इतनी ज़बरदस्त भाग दौड़ की खबर तो उमादत के पास भी ज़रूर पहुंची होगी। उसे कैसे संभाला गया? उनसे तो यही कह दिया गया कि बंसीलाल गद्दार था और हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब उसे यकीन हो गया कि वह किसी भी तरह से हमारे पंजे से नहीं निकल सकेगा तो उसने खुद ही आत्महत्या कर ली, मेघराज ने बताया। तो अब तुम्हारा उमादत के बारे में क्या ख्याल है? दलीप सिंह ने पूछा। कैसा ख्याल? उसी बगावत के बारे में। जी तो चाहता है उमादत को अभी गद्दी पर से खींचकर कैद में डाल दूं और खुद चमनगढ़ का राजा कहलाऊं, लेकिन क्या करूं, उस कलमदान के अपने से दूर रहते हिम्मत नहीं पड़ती। जिस पर भी होगा किसी भी शायद वह भेद खोल देगा। अरे छोड़ो, दलीप सिंह ने कहा, अगर इस तरह की फ़िक्र करोगे तो हो लिया काम। तुम अपना काम करो, जब कलमदान सामने आएगा तो उसे भी देख लिया जाएगा। हम तुम्हें पूरी मदद देते हैं, आज ही बखेड़ा तय करो। नहीं महाराज, मेघराज एकदम घबरा कर बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है। उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कलमदान मुझसे दूर है। पहले आप भी ये पता लगाने की कोशिश करिए कि कलमदान किसके पास है। एक बार ये पता लग जाए और कलमदान हाथ आ जाए तो फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं होगी, लेकिन कलमदान के बिना ऐसा करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। दलीप सिंह ने कई तरह से मेघराज को तैयार करने की कोशिश की, मगर मेघराज इस बात के लिए बिल्कुल तैयार न हुआ। अंत में यही तय हुआ कि पहले कलमदान का पता लगाया जाए, उसके बाद कुछ हो। उनकी बातों के ख़त्म होते ही मैं दरवाजे के पास से हटा और इससे पहले कि वे बाहर आए मैं गैलरी पार करके निकल चुका था। उनकी बातों से मुझे पता लग गया था कि पिताजी ने आत्महत्या कर ली है और मेघराज बिना कलमदान को हासिल किए उम्मत का बुरा कर नहीं सकता। तबीयत तो ऐसी कर रही थी कि इन तीनों को मार ही डालूं, लेकिन पिताजी के अल्फाज याद आते ही फिर दिल महसूस कर रह गया। पिताजी ने लिखा था कि मैं बेकारी दरोगा से उलझने की कोशिश कभी ना करूं, अपनी तरफ से कभी यह जताने की कोशिश भी ना करूं कि कलमदान मेरे पास है।
ये भी मैं सुन ही चुका था कि जब तक कलमदान मेघराज से दूर रहेगा तब तक वह खुद चमनगढ़ का राजा बनने की कोशिश ना करेगा। और उसके साथ साथ दलीप सिंह के अय्यारों का भी सबसे पहला काम अब कलमदान का पता लगाना हो गया है। अगर मैं उनसे टकराने की कोशिश करूंगा तो बेकार उनकी नज़र में आ जाऊंगा और वे ये समझ जाएंगे कि कलमदान मेरे पास है। जब ये लोग महल के दरवाजे पर पड़े बेहोश पहरेदारों को देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि कोई आया था। इतना सा इशारा मिलते ही ये ज़मीन आसमान एक कर देंगे और मेरी तलाश में बहुत से लोग लग जाएंगे। इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी दलीप नगर की सीमा से बाहर निकल जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनसे टकराने में मुझे किसी तरह का फ़ायदा नहीं था। जिस मकसद से मैं यहाँ आया था, यानी अपने पिता का हाल जानने और मेघराज का इरादा जानने का काम पूरा हो चुका था। हालांकि ये खबर सुनकर कि पिताजी ने आत्महत्या कर ली है, मेरा दिल रो रहा था, लेकिन करता क्या। पिताजी का कहा हुआ भी तो सब मुझे ही पूरा करना था। अगर ऐसे वक्त में मैं पिताजी की मृत्यु की गम और रंज में दिमाग से काम लेना बंद कर देता तो दुश्मनों के चंगुल में फंस सकता था और वह काम अधूरा ही रह जाता जिसके लिए पिताजी ने जान दी। इसलिए मैं तेजी के साथ महल के बाहर निकला। चारों पहरेदार अभी तक अटांग फील पड़े थे। उन पर किसी तरह का खास ध्यान न देकर तेजी से भागता हुआ दलीप नगर की सीमा से बाहर निकल गया। अगले दिन शाम तक मैं सराय में चंद्रप्रभा के पास पहुंच गया। चंद्रप्रभा से खैरियत पूछी। इस बीच उस पर किसी तरह का खतरा नहीं आया था। उसके पूछने पर मैंने वह हाल बयान किया जो देख और सुनकर आया था। हाल सुनने के बाद प्रभा खूब रोई। हम करीब 1 महीने उसी सराय में रहे। एक दिन उड़ती सी खबर मिली कि एक रात को दलीप नगर में 5 पहरेदारों को बेहोश करके कोई चोर महल में घुसा और न जाने क्या चुरा कर भाग गया। उस रात महल की कोई कीमती चीज़ गायब भी ना पाई गई। पहरेदारों को बेहोशी की हालत में देखते ही बहुत से सिपाही उस चोर की तलाश में भेजे गए, मगर नाकामयाब होकर लौट आए। बस उसके बाद से हम आपके यहाँ रहने लगे। हम दोनों में से किसी ने आपको इस कहानी का एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। बस आपके आम दामाद और बेटी की तरह रहते थे। मगर मैं चोरी से वक्त वक्त पर दारोगा की कार्रवाइयों की खबर लेता रहता था, इसलिए कि कहीं वह मदद के खिलाफ कोई कदम न उठा दे और मुझे पता भी ना लगे। 3 साल इसी तरह से गुजर गए। ना तो मेघराज की इतनी हिम्मत कर सका कि वह कलमदान को हासिल किए अपने नापाक इरादों की तरफ कदम बढ़ा सके, ना ही मैंने कहीं यह जाहिर किया कि वह कलमदान मेरे पास है। आप तो थे ही मदद के वफादार यार। इसी सबब से आपको दारोगा की इन बदकारियों का पता नहीं लगता था। 3 साल तक लगातार दारोगा, उसके अय्यार और दलीप सिंह के अय्यार कलमदान के चक्कर में लगे रहे। लेकिन जब मैं कभी किसी तरह की कार्रवाई न करता था तो भला इन्हें गुमान ही कैसे होता कि कलमदान मेरे पास है। राम रतन ने अपनी कहानी को विराम लगाया। बख्तावर सिंह बना पिशाचनाथ बोला। तो फिर तुम्हें मेघराज को कलमदान की धमकी देने की ज़रूरत कब पड़ी? जब उसने आपको यानी बख्तावर को धोखे में डालकर उमादत की नज़रों में से गिरा दिया। पाठक देखे दूसरा भाग 7वां बयान। राम रतन ने कहा, आपको याद होगा कि महाराज उमादत ने एक बार आपको गौरव सिंह को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आप राय लेने मेघराज के पास पहुंचे। आप मेघराज को उमादत का वफादार साला और दारोगा ही समझते थे, मगर यहीं पर उसने आपको ज़बरदस्त धोखा दिया। उसने अपने ही एक आदमी को गौरव सिंह बनाकर आपके द्वारा गिरफ्तार करवा दिया और दरबार में यह साबित करा दिया कि आप उमादत के नमक हराम हैं और उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश रच रहे हैं। आपने चौंक कर उसकी मुखालफत की तो उसने भरे दरबार में कहा कि आप नकली गौरव सिंह को पकड़ कर लाए हैं और महाराज के खिलाफ किसी तरह की साजिश करना चाहते हैं। आपकी जान में तो वह गौरव सिंह जिसे आपने पकड़ा था असली ही था। आपको क्या पता था कि गौरव सिंह बना हुआ आदमी भी दारोगा का एक ऐसा पक्षधर है जिसे दरबार में कोई नहीं जानता। आपने भरे दरबार में कहा कि आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। जिस गौरव सिंह को आपने गिरफ्तार किया वह असली है। बस दारोगा ने भरे दरबार में साबित कर दिया कि गौरव सिंह नकली है। गौरव सिंह बने दारोगा के आदमी ने भी साजिश के मुताबिक दारोगा का पक्ष लेकर आपके खिलाफ बयान दिए। इस तरह से राजा उमादत के सामने आप गद्दार साबित हो गए। उमादत ने आपको देश निकालने का आदेश दे दिया। हमें तो दारोगा की इस सारी साजिश के बारे में बाद में पता लगा, पिशाच बोला। लेकिन तुम्हें यह सारा किस्सा किस तरह मालूम है? मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं वक्त वक्त पर दारोगा की कार्रवाइयों की खबर लिया करता था, राम रतन ने कहा। जब मुझे ये पता लगा कि आपको उमादत ने देश निकाले का हुक्म दिया है तो न जाने मुझे क्यों ऐसा लगने लगा कि हो ना हो इस चक्कर के पीछे कहीं ना कहीं दारोगा का ही हाथ है। और मैं यही पता लगाने की कोशिश करने लगा। जो मैं आपको ऊपर बताया वो तो पता लगाई, लेकिन फिर मुझे ये जानकारी भी मिली कि 3 साल पहले जो बात ख़त्म हो गई थी अब फिर वह दारोगा और दलीप सिंह की मिलीभगत से पनपने लगी। यानी कि वे दोनों मिलकर फिर उमादत का राज हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगे। और क्या अब मेघराज को कलमदान की फिक्र नहीं रही? कलमदान की बात मेघराज को याद तो थी और वो डरता भी था, लेकिन दलीप सिंह ने उसे चढ़ा दिया था। दलीप सिंह ने उससे कहा कि मुमकिन है कि बंसीलाल कलमदान किसी को भी ना सौंप गया हो।
बल्कि आगे के लिए वैसे ही हमें डराने के लिए ऐसा खत लिख गया हो। और फिर कलमदान अगर किसी पर होता तो क्या 3 बरस बाद भी नहीं मिलता? है तो मुमकिन, लेकिन मान लो वह किसी को दे ही गया हो, मेघराज ने कहा, और फिर जिसके पास वो हो वो हमारे इसी कदम की का इंतज़ार कर रहा हो। मुमकिन है कि हमारे कदम उठाते हुए कलमदान सामने ले आए। इससे भी हमारे ही कुछ काम निकलेगा, दलीप सिंह ने समझाया। मान लिया कि कलमदान वाकई किसी आदमी के पास है और अब दबाए पड़ा है, लेकिन आज तक भी हम में से कोई ये तक नहीं जान सका कि वो आदमी कौन है। मानो कि वो इसी ताक में बैठा है कि हम हरकत करें तो वह कदम उठाए। इस तरह से कम ये तो मालूम पड़ेगा कि कलमदान किसके पास है। दलीप सिंह ने मेघराज को इसी तरह की बहुत सी बातें समझाई। मेघराज के दिमाग में भी 3 बरस बीत जाने के बाद कलमदान का डर कुछ कम हो गया था। उधर दलीप सिंह ने उसे तरह तरह की बात करके चढ़ाया। वो बातों में आ गया और ये सब बातें मुझे पता लग गई। जिस सुबह वह उमादत के खिलाफ बगावत करने वाला था, उसी रात को मैं और प्रभा दलीप नगर पहुँचे। प्रभा को एक तरफ मैंने बाग में ही छुपा दिया था। सावधानी ये बरती कि कलमदान हम लोगों में से किसी के पास ना था। हमने उसे बहुत पहले से एक महफूज जगह रख रखा है। प्रभा को बाग में ही छोड़ मैं अकेला दारोगा के कमरे की खुली हुई खिड़की के कमरे में पहुंचा और उसे बताया कि कलमदान मेरे पास है। ये हाल भी पाठकों ने दूसरे भाग के 7वें बयान में ही पढ़ा है। मगर उस रोज़ हम दोनों ही गिरफ्तार हो गए। हमारी गिरफ्तारी की खबर क्योंकि महाराज उमादत को लग गई थी, इसी सबब से मेघराज को हमें दरबार में पेश करना पड़ा। हम समझ गए थे कि मेघराज हमारी धौंस में आ गया है और अब जब तक उसे कलमदान का पता न लग जाएगा तब तक वह कोई कदम न उठा सकेगा। हम अपने पिता के कहे मुताबिक ही चले, और फिर अब जब तक उसे कलमदान का पता न लग जाएगा तब तक वह कोई भी कदम नहीं उठा सकेगा। हम अपने पिता के कहने के मुताबिक ही चले और दरबार में कलमदान का जिक्र तक नहीं किया। दारोगा ने हमें अपने तिलिस्म में कैद रखा। वह हर रोज़ हमसे पूछा करता था कि कलमदान कहाँ है, मगर उसे कलमदान का पता बताने का कोई सवाल ही न था। बहुत दिन बाद आज रात आप खुद वहाँ पहुँचे और हमें उस जालिम की कैद से आज़ाद किया। बस यही हमारी सारी कहानी है। राम रतन अपना पूरा हाल बयान करके चुप हो गया। कई शायद तक बख्तावर सिंह बना पिशाचनाथ उसका चेहरा ताकता रहा, जैसे राम रतन की कहानी एकदम से ख़त्म हो जाने पर उसे कुछ सूझ नहीं रहा। फिर बोला, इसका मतलब कलमदान अभी तक तुम्हारे पास महफूज है और तुम्हारे ख्याल से तुमने उसे ऐसी जगह रखा है जहाँ से तुम्हारे अलावा उसे कोई हासिल नहीं कर सकता। जी हाँ, राम रतन ने कहा, मैंने उसे ऐसी ही जगह रखा है। जब कोई बच्चा इम्तिहान देता है तो वह यही समझता है कि सारे सवाल सही करके आया है, पिशाचनाथ ने कहा। लेकिन उसमें गलती क्या है? ये तो गुरी ही पकड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि मुमकिन है कि तुमने कलमदान बहुत ही महफूज जगह रखा हो, मगर फिर भी हो सकता है कि कोई उस तक पहुंच जाए और उसे हासिल कर ले। तुम मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ रखा है। कलमदान मुझे अपनी जान से भी प्यारा है ससुर साहब, राम रतन बोला। इसलिए नहीं कि उसमें मेघराज के पाँचों सबूत हैं, बल्कि इसलिए कि इस प्रयास में मेरे पिता की जान चली गई। अब उनका उत्तरदायित्व मैं निभा रहा हूँ। जिस काम के सबब से मेरे पिता ने जान दे दी, उसको पूरा करने के लिए मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ। माफ़ करें, मैंने आपको कलमदान में छुपे भेद का हाल तो सुना दिया, किंतु ये नहीं बता सकता कि कलमदान है कहाँ। इससे मेरे पिता को दुख होगा। अभी रामरतन की बात खत्म होने पर पिशाचनाथ कुछ कह नहीं चाहता था कि एकाएक किसी के ताली बजाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये देखकर तीनों ही हक्के बक्के रह गए कि दरवाजे पर एक नकाबपोश खड़ा था। सबसे ज़्यादा तरद्दुद तो पिशाचनाथ को था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये नकाबपोश कौन है। इस वक्त पिशाचनाथ अपने अड्डे में बैठा था और अपने किसी दुश्मन के यहाँ तक पहुँचने का वह ख्याल भी नहीं कर सकता था। एक झटके के साथ खड़े होकर उसने म्यान से तलवार निकाल ली। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि नकाबपोश के मुंह से अल्फाज निकले, मुझे तुम पर फ़क्र है राम रतन। बको मत, पिशाचनाथ गुर्रा उठा। पहले बोलो कि तुम कौन हो, वरना तेरा मैं एक ही शायद में सिर कलम कर दूंगा। घबराओ नहीं बख्तावर सिंह, नकाबपोश बोला। मैं तुम तीनों में से किसी का दुश्मन नहीं। हाँ, आज राम रतन की बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि मेघराज कभी भी चमनगढ़ का राजा नहीं कहला सकता। तुम शायद ना समझ सको कि आज मुझे कितनी खुशी हुई है। आज मेरा दिल राम रतन ने खुशी से भर दिया है। सो सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी आप सबको आज एक खुशी दे दूँ। एक शायद की भी देर किए बिना सबसे पहले अपने चेहरे से ये नकाब उतारो, पिशाचनाथ चीखा। यही खुशी तो मैं आज आप सबको देना चाहता हूँ। कहते हुए उसने अपने चेहरे से नकाब उतार लिया। तीनों हतप्रभ। संसार का महानतम आश्चर्य। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। प्रभा के होठों से बरबसी चीख निकल गई, ससुर जी। राम रतन बुदबुदा उठा, पिताजी। बुरी तरह से चौंक कर पिशाचनाथ बोल पड़ा, बंसीलाल, तुम जिंदा हो? मगर तुम तो। हाँ, मैं बंसीलाल, कहता हुआ वो आगे बढ़ा। आज अपने बेटे की बात सुनकर दिल खुशी से भर गया। कुछ देर तक इसी बात पर बड़ा भारी तरद्दुद रहा। प्रभा और रामरतन तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि बंसीलाल जिंदा होगा। बख्तावर सिंह बना पिशाचनाथ खुद हक्का बक्का सा खड़ा था।
बंसीलाल के जीवित होने की कल्पना उसने भी नहीं की थी, बल्कि इस वक्त अपनी आंखों के सामने बंसीलाल को देखकर तो उसका दिमाग किन्हीं और ही तरद्दुदों में चकरा 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 रहा था। उसके दिमाग में सवाल चकरा रहे थे, क्या हकीकत में ये आदमी बंसीलाल है? हो या ना हो, लेकिन ये अड्डे के अंदर कैसे आ गया? अगर ये वाकई बंसीलाल है तो क्या ये उसकी हकीकत जानता है? क्या ये जानता है कि मैं बख्तावर सिंह नहीं पिशाचनाथ हूँ? या ये भी इस वक्त धोखा खा रहा है? दूसरा पहलू ये है कि अगर ये बंसीलाल नहीं है तो फिर है कौन? ये जो भी कोई है, बंसीलाल हो या कोई और, दो सबसे तगड़े सवाल तो ये हैं कि ये यहाँ पहुँच कैसे गया, उसकी हकीकत जानता है या नहीं। हालांकि इस तरह के सवाल उसके दिमाग में बुरी तरह से उभर रहे थे, मगर फिर उसने अपने अभिनय में कहीं कमी ना आने दी। राम रतन और चंद्रप्रभा ने आगे बढ़कर बंसीलाल के पैर छुए तो आगे बढ़कर वह भी गले मिला। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर बंसीलाल भी पास बैठ गया। लेकिन अभी अभी तुम्हारे बारे में राम रतन ने तो कुछ और ही बताया था। पिशाचनाथ ने बात शुरू की। इसने ठीक ही कहा था, बंसीलाल बोला। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं आज से 3 साल पहले उन पहाड़ियों में मर गया था? वाकई राम रतन ने तुमसे किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोला। जो इसे पता था इसने वही तुम्हें बताया। तो क्या तुमने उन दोनों को भी धोखा दिया था? धोखा तो सारी दुनिया को दिया था मैंने, बंसीलाल बोला। और असली धोखा दिया था मेघराज और दलीप सिंह को। उन्हें धोखा देने के लिए सारी दुनिया को ही धोखा देना ज़रूरी था। हालांकि मैं अपने बेटे और बहू को कभी ये दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन इसलिए देना पड़ा कि कहीं मैं अपने जज्बातों के भाव में अपने सारे किए धरे पर पानी न फेर लूँ। अगर वे जान जाते कि मैं मरा नहीं हूँ तो सबसे पहला डर तो यही था कि मेरा भेद खुल सकता था। दूसरे, राम रतन के दिमाग में मेघराज से बदला लेने की बात इतनी प्रबल न रहती। पिताजी, सारा हाल मुख्तसर में कहें तो हमारा तरद्दुद दूर हो, राम रतन बोला। ज़रूर बेटे, बंसीलाल बोला। आज जब तुम तीनों पर अपना भेद खोल ही दिया तो सारा हाल भी ज़रूर ही कहेंगे। अपना हाल उसी वक्त से शुरू करते जब हमने तुम्हें कलमदान दिया। ये तो तुम्हें मालूम है ही कि मैंने तुम्हें वह कलमदान उस प्यादे के कर दिया और तुम्हें और बहू को वहाँ से निकाल दिया। तुम्हें वहाँ से ले यहाँ से ले जाने के बाद मेरे सामने जो सबसे बड़ा सवाल वो ये था कि बाहर चप्पे चप्पे पर दारोगा के आदमी मौजूद हैं, कहीं तुम पर उनकी नज़र न पड़ जाए। इतना मैं अनुमान लगा चुका था कि जिस प्यादे के भेस में मैंने इतना सब कुछ किया है, उसे होश में आने पर दारोगा जब अपनी खिदमत में नहीं देखेगा तो वह समझ जाएगा कि मैं ही वह प्यादा था। और ये बात दिमाग में आती ही वह इस प्यादे के मकान को घेरने की कोशिश ज़रूर करेगा। मैंने एक ऐसी तरकीब सोची कि जिससे तुम दोनों पर किसी तरह का खतरा ना आए और तुम दोनों महफूज तरीके से चमनगढ़ से बाहर हो जाओ। मैंने मकान के पीछे एक घोड़ा खड़ा कर दिया और मशाल जलाकर छत पर जा खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद बलवंत सिंह सिपाहियों को लेकर वहाँ आया। मैंने छत पर ही खड़े होकर उसे ललकारा। मैंने ये भी कहा कि कलमदान मेरे ही पास है। इसका सबब यह था कि उन्हें मैं अपने पीछे लगाना चाहता था। अपने इस इरादे में मैं कामयाब रहा। बलवंत सिंह का सारा धन मेरी तरफ लग गया। अब मुझे भागना था, सो अपने घोड़े पर हाथ में मशाल लिए भागा। यहाँ मैं तुम्हें ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने जिधर तुम्हें भेजा था खुद ठीक उसके विपरीत दिशा में भागा था। लेकिन अब मशाल हाथ में लेकर क्यों भागे? वो तो रात के अंधेरे में दुश्मनों को दूर से ही नज़र आती है। यही तो मैं चाहता था कि मशाल दुश्मनों को नज़र आती रहे, बंसीलाल ने बताया, क्योंकि मैं उन्हें अपने पीछे लगाना चाहता था। मेरी ये साजिश इसलिए थी कि दारोगा की सारी ताकत मेरे पीछे लगी रहे और तुम महफूज निकल जाओ। अगर मेरे हाथ में मशाल ना होती तो अंधेरे के सबब से मैं उन्हें नज़र नहीं आता और वे अंधेरे में इधर उधर भटकते। उन्हें मैं भटकने ही नहीं देना चाहता था। मेरी कोशिश रही कि वो मेरे पीछे लगे रहें और इसलिए मैं मशाल लेकर भाग रहा था, ताकि वे मशाल का पीछा करते रहें। मैं अपने इरादे में कामयाब रहा और वे मेरे पीछे लगे रहे। जब मैंने महसूस किया कि अब काफ़ी देर हो गई है और तुम महफूज निकल गए होगे, तो पहाड़ियों में जाकर मैंने मशाल बुझा दी। लेकिन वहाँ से तुम बलवंत इत्यादि के हाथ से आसानी से निकल सकते थे। फिर अपनी मौत का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? पिशाचनाथ ने पूछा। बेकार ही तुमने वहाँ अपनी हत्या की साजिश क्यों रची? वह साजिश बेकार नहीं गई बख्तावर, बंसीलाल बोला। बहुत काम की थी और वहाँ मैंने जो कुछ भी किया अच्छी तरह से सोच समझ कर किया था। ज़रा आराम से सुनते रहो। मेरे किस्से में तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल जन्मेंगे उन सभी का उत्तर तुम्हें मिलता चला जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो वह तुम मेरा हाल खत्म होने के बाद पूछ सकते हो। ठीक है, पिशाचनाथ बोला। आप अपना हाल आगे कहो। तो वहाँ पहुँच मैंने मशाल बुझा दी। बंसीलाल ने आगे कहना शुरू किया। कोई 30-40 कदम घोड़े पर और भागा। इसके बाद घोड़े को रास्ते से हटाकर मैंने पहाड़ियों में मोड़ दिया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे बलवंत सिंह के साथी सिपाहियों की मशालें चमक रही थी। वे लोग अभी काफ़ी दूर थे और जब तक वे यहाँ पहुँचे मैं काफ़ी कुछ काम कर सकता था। घोड़े को पहाड़ियों के अंदर ले जाकर मैंने छोड़ा और फिर पैदल ही घनी पहाड़ियों की तरफ निकल गया। पहाड़ियों में मुझे एक खो नज़र आई और मैं उसी खो में घुस गया। काफ़ी देर तक मैं उसी में बैठा रहा। कोई आधे घंटे बाद मुझे ढूंढता हुआ एक सिपाही उस खो में आ गया।
खो में एक पत्थर के पीछे छुपा पहले तो मैं ये आर्ट लेता रहा कि वह सिपाही इधर अकेला ही आया है या कोई और भी है। जब मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि वह अकेला ही है तो अपना पूरा दिमाग उसी पर लगा दिया। उस खो में वह मुझे एक एक मोकले में ढूंढ रहा था, मानो मैं कोई चूहा हूँ जो छोटे से बिल में घुसकर बैठ जाऊँगा। मुझे लगा कि कहीं मैं इस भूल में तो नहीं कि वो मुझे तलाश कर रहा है। मुमकिन है कि वह किसी चूहे को ही तलाश करने राजमहल से आए हो। उसकी इस मूर्खता पर मुझे बड़ी हंसी आई कि वह मुझे वहाँ तलाश नहीं कर रहा था जहाँ मैं हो सकता था, और वहाँ तलाश कर रहा था जहाँ चूहे से बड़ी चीज़ आ ही नहीं सकती थी। खैर, मतलब यह है कि वह अपनी इतनी कोशिशों के बाद भी नाकाम हो गया और खो से वापस लौटने लगा। मगर मैं भला उसे वापस क्यों लौटने देता। मैंने पीछे से झपट कर उसे पकड़ लिया। उससे पहले कि वो बेचारा मेरा कोई खास विरोध कर पाए, मैंने बुकनी उसके नाक पर रखकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश करके मैंने जल्दी से उसके कपड़े उतारे, उसे नंगा कर दिया। मैंने खुद भी अपने सारे कपड़े उतार लिए। वह अनटांग फील था और इस बीच मैंने उसे अपने कपड़े पहनाए और उसके कपड़े मैंने पहन लिए। अपना अय्यारी का पटुआ भी उसके कंधे पर लटका दिया। उसके होश में लाने का कष्ट मैंने नहीं किया, अपने खंजर से उसकी बेहोशी के आलम में ही हत्या कर दी। फिर अपने बटुए की मदद से उसे मैं बनाया और मैं वो बना। एक खत लिखकर बटुए में डाला और उसे हर ढंग से सोचकर इस तरह लिखा कि खोलने वाला भी समझे कि मैंने आत्महत्या कर ली है। उसी ख्याल के मजमून का खत लिखकर मैंने बटुए में डाला था। अपने यहाँ के काम से फारिग होकर मैं खो से बाहर निकला। मैं इस तरह पहाड़ियों में घूम रहा था मानो बंसीलाल को तलाश कर रहा हूँ। खो से दूर कई अन्य सिपाही भी मुझे यही करते नजर आए। कईयों ने मुझसे पूछा, मिला? मैंने नकारात्मक जवाब दे दिया। कई से मैंने खुद ही ये सवाल पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया ये आप खुद सोच सकते हैं। तलाश करता हुआ मैं उस तरफ बढ़ा जिधर मेरा घोड़ा था। घोड़ा उसी जगह खड़ा था और किस्मत से अभी तक मुझे तलाश करता हुआ कोई भी सिपाही उधर नहीं निकला था। मैंने घोड़े की रास पकड़ी और उसे लेकर बलवंत सिंह और दारोगा के पास पहुंचा। उन्हें तो ख्वाब में भी इस बात का ख्याल नहीं आया था कि जो सिपाही बंसीलाल का घोड़ा लाया वही बंसीलाल है। फिर वह दोनों भी पहाड़ियों में मुझे तलाश करने लगे। अंत ये है कि उन्हें बंसीलाल की लाश मिल गई और मेरी साजिश कामयाब रही। बंसीलाल की लाश को लेकर वे वापस लौट पड़े। अब मैं तुम्हें वह यह बताता हूँ कि मैंने ऐसा सब कुछ क्यों किया। इसके कई सबब थे। पहला तो यही कि जब तक दारोगा और दलीप सिंह को यह पता रहता कि मैं ज़िंदा हूँ तो वे पागल कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिरते। इस तरह मेरा कहीं भी बचकर रहना मुश्किल हो जाता। अपना आत्महत्या का नाटक करके मैंने खुद को दारोगा के दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दिया। पहले उसकी नज़र में कलमदान एक ऐसे आदमी के हाथ में था जिसे बचपन से गुनाह की याद दिलाकर वह भी दबा लेने का हौसला रखता था। लेकिन अब उसकी नज़र में कलमदान एक ऐसे आदमी के पास था जिसे वह खुद नहीं जानता। दबाने की तो बात ही दूर। यानी इस घटना के बाद से कलमदान का डर उसके दिमाग पर पहले से ज़्यादा हावी हो गया था। आपने ठीक ही सोचा था, पिशाचनाथ बोला। लेकिन फिर आपने ये 3 साल कैसे गुजारे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं राम रतन से एक सवाल करना चाहता हूँ, बंसीलाल ने कहा। ज़रूर पूछिए। तुम इन 3 सालों में दारोगा की कार्रवाई का किस तरह पता रखते थे? बंसीलाल ने पूछा। तुम्हें यह कैसे पता लगा कि दारोगा ने बख्तावर सिंह के साथ फलाना साजिश करके उसे उमादत की नज़रों में गिराया? और ये कैसे पता लगा कि दारोगा और दलीप सिंह की 3 साल पुरानी साठगांठ फिर उभरने लगी? तुम्हें यह कैसे पता लगा कि वो फला दिन उमादत के साथ बगावत करने जा रहा है? कोई 2 साल पहले की बात है। मैं भेस बदल कर बालादवी करने उमादत के दरबार में गया था। राम रतन ने बताना शुरू किया। मैं उसी तरह से अक्सर टो लेने जाया करता था, लेकिन इस तरह से दारोगा के दिल की बात निकालने में बड़ी परेशानी होती थी। उस दिन मैंने एक सिपाही से घुमा फिराकर बातों ही बातों में टो लेनी चाहिए तो वह बोला, मुझे तो तुम भी मेरे ही कोई भाई बंद नज़र आते हो। मैंने दारोगा दारोगा की सारी हरकतें जानता हूँ। दिखावे के लिए मैं उसी का पक्षधर हूँ, लेकिन दिल ही दिल में उनसे नफरत करता हूँ और महाराज उमदत का भला चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। दिल महसूस कर रह जाता हूँ। मैंने महसूस किया वो सिपाही मेरे काम का है तो मैंने उसे कहा, मेरी हालत भी तुम जैसी ही है। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं मेघराज का कोई भी गलत कदम महाराज की तरफ उठते ही उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तुम केवल इतना करो कि उसकी जो भी हरकतें होती रहें उसकी मुझे खबर देते रहो। और बहुत सी बातों के बाद उसकी मुझसे सांठगांठ हो गई। अब वह वक्त वक्त पर मुझे दारोगा की हरकतों और उसके इरादों की खबर देता रहता हूँ। ये 2 खबरें भी उसने ही मुझे दी थी। मैं हमेशा उससे एक ही सूरत में मिलता था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वह सिपाही वही था जिसने पहाड़ियों में मेरा घोड़ा लाकर मेघराज और बलवंत को दिया था। यानी आप? रामरतन बौखला गया। हाँ, बंसीलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि तुम भेस बदले हुए थे, लेकिन मैं उसी दिन तुम्हारे बात करने के ढंग से तुम्हें पहचान गया था। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैंने खुद तुम में दिलचस्पी ली और सारी बातें तुम्हें बता दिया करता था। यानी कि तुम 3 साल तक वही सिपाही बने रहे? पिशाच ने तरद्दुद के साथ पूछा। बेशक, बंसीलाल ने जवाब दिया। जिस रात चंद्रप्रभा और रामरतन गिरफ्तार हुए और उन्हें दरबार में पेश किया गया,
उस दिन ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम मेरे लिखे मुताबिक ही चल रहे थे। मैं तुम्हें दारोगा की गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहता था, मगर कामयाब नहीं हो सका। दारोगा ने तुम्हें तिलिस्म में बंद कर दिया और मैं तिलिस्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके इस जवाब के बाद कई शायद के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। पिशाचनाथ सोचने लगा, जब बंसीलाल उस सिपाही के बेस में रहता था और मेघराज की हरकतों पर नज़र रखता था, तो उसे उस साजिश के बारे में भी खूब जानकारी होगी जो उसने मेघराज के साथ मिलकर की थी, यानी उसके ज़रिए राम रतन और चंद्रप्रभा को तिलिस्म से निकालने की साजिश। पाठकों को याद होगा कि पिशाचनाथ बड़ी गहरी साजिश रचकर राम रतन और चंद्रप्रभा को यहाँ लाने में कामयाब हुआ था। उसने मेघराज से यह सौदा किया कि वो हमें उस टमाटर वाले का पता लगाएगा, वह यानी पिशाचनाथ का कलमदान का पता लगाएगा। इसी साजिश में फंसाकर पिशाचनाथ मेघराज को धोखा देने में कामयाब रहा। उसने मेघराज को फंसाने के लिए उससे यही कहा था कि वह यानी पिशाचनाथ बख्तावर सिंह बनकर राम रतन और चंद्रप्रभा को निकाल देगा। मेघराज उसके धोखे में आ गया था। उसने तिलिस्म से राम रतन और चंद्रप्रभा को बख्तावर सिंह बने पिशाचनाथ द्वारा निकालने में मदद की, और पिशाचनाथ मेघराज को भी धोखा देकर इन दोनों को यहाँ अपने अड्डे पर ले आया। वह कलमदान का सारा भेद पूछ चुका था। इसका हाल पाठक पिछले बयानों में पढ़ आए थे, मगर अब पिशाचनाथ ये सोचने के लिए मजबूर था कि उसने राम रतन और चंद्रप्रभा को तिलिस्म से निकालने तक की साजिश मेघराज के साथ मिलकर बनाई थी। उस सिपाही के बेस में बंसीलाल मेघराज की कार्रवाइयों पर नज़र रखता था, तो मुमकिन है कि बंसीलाल ये भी जानता हो कि वह जो इस वक्त बख्तावर सिंह बना हुआ है, कहीं बंसीलाल जानता तो नहीं है कि वो पिशाचनाथ है। उसी सवाल में पिशाचनाथ का दिमाग बुरी तरह से उलझ गया, किंतु उसे सूझ नहीं रहा था कि बंसीलाल को उसकी हकीकत मालूम है या नहीं। यह जानने के लिए उसे एक सवाल सूझा। इस सवाल के जवाब में ही उसे अपने दिल की उलझन के जवाब की उम्मीद थी। बोला, लेकिन आपको ये कैसे पता लगा कि मैं आज प्रभा और राम रतन को निकाल कर यहाँ ले आया हूँ? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।